बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महवीश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। एक अच्छी खूबसूरत प्यारी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। जनाब, दिन का आगाज़ हमेशा अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, अपनी रूटीन को बेहतर चाहते हैं, अपने फैमिली में खुशियाँ चाहते हैं, रिस्क में बरकत चाहते हैं, तो हमें हमारे मामलात ज़िंदगी, दिन का आगाज़ जो है ज़रा उस पर नज़र दौड़ानी होगी कि कहीं ना कहीं हमारे मामलात ज़िंदगी डिस्टर्ब तो नहीं है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में वो खुशियाँ, वो खुशहाली, वो रौनक, वो बरकतें नहीं आ पा रही। तो कोशिश कीजिए दिन का आगाज़ अच्छा हो, मस्बत सोचें, अपनी नीयत अच्छी रखें, इखलाक अपने जो है वो अच्छे रखें, तो यकीनन ज़िंदगी में खूबसूरती और खुशहाली ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह। आज के मौज़ूआत की बात करें तो बड़े खूबसूरत आज के हमारे टॉपिक्स हैं, बड़े ही अहम तरीन टॉपिक्स हैं। वन बाय वन आपके साथ हम डिस्कस करते चले जाएंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, फिजियोथेरेपी की अहमियत। मौजूदा दौर की बात की जाए नाज़रीन, बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ तरीन ये वक्त है और एक ऐसी रेस में, एक ऐसी दौड़ में हम सब शामिल हैं जिसमें हमें अपने लिए वक्त नहीं मिल रहा, आराम करने का वक्त नहीं मिल रहा, अपनी सेहत के लिए हमें वक्त नहीं मिल रहा, या फिर हम निकाल नहीं पा रहे। सवाल एक्चुअली में ये पैदा होता है। दुनिया के वो तमाम तर काम, वो तमाम तर बिजनेसेस, वो कारोबार, जो भी मामलात ज़िंदगी वो हम करने को तैयार हैं, लेकिन अपनी सेहत के लिए हम इतने लापरवाह क्यों हो जाते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि जब अपने लिए वक्त नहीं निकालते, हम 9 to 5 जॉब करते हैं, एक ही जगह पे हम ज्यादा टाइम बैठे रहते हैं, या ऑनलाइन जिन लोगों का काम है, स्क्रीन का जिन लोगों का बहुत ज्यादा काम है कि स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज्यादा होता है, उनके बॉडी में डिफरेंट हम देखें तो जगहों पे पेन शुरू हो जाता है, जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, पोस्चर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, या फिर खासकर जो खिलाड़ी हैं जो स्पोर्ट्स में होते हैं, डिफरेंट गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ड्यूरिंग गेम उन्हें कहीं ना कहीं कोई इंजरी हो जाती है, तो उसमें फिजियोथेरेपी की जो अहमियत है, जो उसका किरदार है, उस पर हम बात करेंगे। ओवरऑल हमारे इस मौजूदा दौर के अंदर मसरूफ तरीन जिंदगी में जो थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है, वो किस तरह हमारी हेल्प कर सकती है, जो हमें डिफरेंट दर्द हैं उनसे हमें निजात मिल सकता है, छुटकारा मिल सकता है, इस पर हम बात करेंगे। इस पर डिस्कशन के लिए हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, डॉक्टर रोमाना हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं रोमाना? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। बताइएगा, आज की मसरूफ दौर की हम बात करते हैं तो इसमें फिजियोथेरेपी की इतनी अहमियत क्यों बढ़ती जा रही है, क्या वजह है, क्या वजूहात है? वजूहात ये है कि आजकल इस टाइप के केसेस बहुत सारे सामने आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि पहले लोगों में अवेयरनेस नहीं थी फिजियोथेरेपी को लेके ना। सब न्यूरो और ऑर्थोपेडिक के पास जाते थे और उनको पता नहीं होता कि रिहेबिलिटेशन भी एक चीज़ होती है, फिजियोथेरेपी एक चीज़ होती है जिससे हम रिहेबिलिटेट हो सकते हैं और सर्जरी से बच सकते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस हो रही है, उनको पता चल रहा है फिजियोथेरेपी की अहमियत था कि फिजियोथेरेपी करवा के हम सर्जरी से बच सकते हैं। ठीक है, बेसिकली फिजियोथेरेपी है क्या? फिजियोथेरेपी ये होती है ना कि रिहेबिलिटेशन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी पेशेंट आता है हमारे पास, ठीक है, उसको डिस्क का मसला है, कोई और भी प्रॉब्लम है, ठीक है, डॉक्टर ने उसको कह दिया सर्जरी, रिकमेंड कर दिया सर्जरी, वो डरता है सर्जरी नहीं करवाना चाहता। ठीक है, तो फिजियो ऐसे टफ डिसीजन होते हैं ना, और सर्जरी करवा भी ले तो चांसेस बहुत कम होते हैं रिकवरी के। ठीक है, फिर भी उनको फिजियो की जरूरत होती है, लेकिन फिजियो ऐसी चीज होती है कि थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू डिफरेंट मशीन्स हम उनको ऐसी थेरेपीज देते हैं। इट्स लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन ओवरऑल एट द एंड इसका कंक्लूजन और इफेक्ट बहुत अच्छा मिलता है। ओके जी। सो किस एज ग्रुप के लोग जो हैं राइट नाउ आपके पास ज्यादा रिपोर्ट होते हैं, जिनमें जो सर्जरी से अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, या सर्जरी हुई है उसके बाद भी एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ी है, किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा आ रहे हैं? ओवरऑल हम अपने हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में भी देखते हैं कि फीमेल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है जो लोअर बैक पेन के मसाइल लेकर आ रही होती हैं। मेजॉरिटी में फीमेल लोअर बैक पेन से सफर कर रही होती है। और लोअर बैक पेन जो है वो ज्यादा क्यों हो रहा है? लोअर बैक पेन इसलिए होता है कि उनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है। ठीक है, वो बॉडी आर्गोनोमिक, उनकी पोजीशन ठीक नहीं है, वो कोई वेट बियरिंग वाली एक्टिविटी कर लेती हैं, लेकिन उनको सही फिजिकली पता नहीं होता कि हमने वेट बियर वाली एक्टिविटी कैसे करनी है। ठीक है, फिर हम प्रॉपर्ली उनको पोजीशनिंग बताते हैं कि आपने वेट बियरिंग वाली एक्टिविटी ऐसी करनी है, और लाइफस्टाइल बताते हैं कि आपने बिल्कुल कमर बैक अपनी सीधी करके बैठना है। ठीक है, स्लाउच बॉडी पैटर्न आप लोगों का ना हो। जिस तरह हमारे न्यूज कास्टर्स की खासकर बात कीजिए ना, उन्होंने बिल्कुल इस तरह बैठना होता है, जस्ट स्ट्रेट। मतलब वो थोड़ा सा ना यू इजी होके भी नहीं बैठ सकते, नहीं, जस्ट स्ट्रेट, जो सही बॉडी आर्गोनॉमिक फॉलो कर रहे हैं पोस्चर है वो बिल्कुल दुरुस्त। मतलब हम होते हैं ना मोस्टली, हम प्रोग्रामिंग वाले, हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, इजी होके बैठ जाते हैं, बाज दफा थोड़ी सी टेक लगा लेते हैं, लेकिन न्यूज कास्टर्स की बात करें, उन्होंने मुसलसल इस तरह उनका पोस्चर है, जस्ट स्ट्रेट, क्योंकि ओवरऑल उन्होंने ज्यादा टाइम तक ये करना होता है ना, तो उनको पता है कि अगर हमारा स्लाउच बॉडी पैटर्न रहा, कोई और रहा, तो हमारे लोअर बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके साथ मुश्किल बैठना होता है और मसले मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं, और वो वाली एक्टिविटी जिसमें ज्यादा देर तक बैठा जाए तो वहां से भी और मसले मसाइल आप लोगों के स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है,
तो ये एक अच्छा रहता है कि ड्यूरिंग दैट आप ज्यादा बैठते हो, उसके बीच बीच में थोड़ा सा 10-15 मिनट का थोड़ा सा वक्फा लो, थोड़ा सा गैप लो, थोड़ा सा वॉक वगैरह करो, उसके बाद फिर दोबारा आप वो इस पोजीशन में आ जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म तक बेड रिटर्न रहना या लॉन्ग टर्म तक बैठे रहना, दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड नॉट फॉर योर बॉडी। और इसके अलावा एक तो ये लोअर बैक पेन का आपने जिक्र किया, इसके अलावा और किस पेन के साथ ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं? लोअर बैक पेन के साथ बहुत आते हैं, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के पेशेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं, इनमें खुद डॉक्टर्स भी होते हैं, खुद स्टूडेंट्स भी हमारे लिए आ रहे होते हैं। ठीक है, वजह ये होती है कि डॉक्टर ज्यादातर पेशेंट्स को देखते हैं तो उनकी नेक की पोजीशन ना ऐसी रहती है, झुकी हुई रहती है, सही है, फ्लेक्शन प्रोटोकॉल्स की तरह। वैसे चिट्स वगैरह लिखते हैं, डिस्क में रखा होता है, ऐसे उनकी रहती है। स्टूडेंट्स आते हैं एमबीबीएस वाले या बाकी जो आते हैं वो ज्यादा स्टडी करते हैं तो उनका बॉडी पैटर्न बिल्कुल स्लाउश होता है। ठीक है, तो उनको हम यही सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप स्टडी करते हैं तो आपका बॉडी पैटर्न बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, सर्वाइकल आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। आप टेबल वगैरह रखें, उसके ऊपर आप बुक्स वगैरह रख लें, फिर आप वो स्टडी करें। ठीक है, लेकिन आपने अपना बॉडी पैटर्न ऐसे नहीं रखना, सर्वाइकल को झुका के नहीं रखना, फ्लेक्शन प्रोटोकॉल में आपने नहीं बैठना है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट आपकी स्पाइन हो। तो ओवरऑल आप देखें ना, आप डॉक्टर्स खुद आ रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स खुद आ रहे हैं, तो उनको भी हम बताते हैं कि आप लोगों की। अच्छा, आजकल अगर हम देखें जिस तरह हम बहुत ज्यादा मोबाइल फोन का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बच्चों की बात करें बहुत ज्यादा मोबाइल फोन की तरफ वो आते हैं, बड़ों की बात करें बहुत ज्यादा वो भी, मतलब एक तो होता है कि हम स्क्रोलिंग में लगे हुए हैं, एक ये चीज आगे, दूसरी जो ऑनलाइन बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं उनका भी ज्यादा टाइम यही है कि ऑब्वियसली वो कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, अगर अपने बेडरूम में भी हैं, बेड पे बैठे हुए हैं, या अगर फोन पे हैं तो उसमें भी ऑब्वियसली वो ज्यादा टाइम, ऑनलाइन काम करने वाले भी इस पे टाइम ज्यादा उनका कंज्यूम हो रहा होता है। तो आई थिंक उन लोगों में ये ज्यादा इशू आ रहा होता है, कुछ तो काम की वजह से, कुछ अपने स्क्रोलिंग की वजह से। स्क्रोलिंग की वजह से जो मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करते हैं उनमें भी थंब का मसला हो जाता है। ठीक है, थंब का मसला, थंब की जो बेस है ना, यहाँ से पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इस तरह जो जो ऐसे बहुत ज्यादा गेम्स वगैरह खेलते हैं, स्क्रॉलिंग बहुत ज्यादा करते हैं और उनका मोबाइल अच्छा खासा हैवी होता है ना, तो वो भी, उससे भी इनका ये इस मसला स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कार्पल टनल सिंड्रोम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स आते हैं, उन्हें भी काफी मसले मसाइल ये वाले होते हैं ना। तो ओवरऑल ये जो इस टाइप के जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ना, तो उनको हम यही लाइफस्टाइल बताते हैं कि आप लोगों ने जो बहुत ज्यादा ना मोबाइल यूज नहीं करना। ठीक है, ये गेम्स वगैरह जो होते हैं, पबजी या वैसी गेम्स खेलते हैं जिसमें थंब बहुत ज्यादा यूज होता है, ये आप लोगों ने ज्यादा यूज करना ही हो, तो ओवर एक्टिविटी हो जाती है। जिस भी बॉडी पार्ट की ओवर एक्टिविटी हो जाए तो फिर वो तो डिफेक्टिव हो जाता है ना, उसको रिहेबिलिटेट करना होता है फिर हमने। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ लोग जो गेम्स में है, डिफरेंट स्पोर्ट्स में है, जो हमारे प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनको काफी इंजरी हो जाती है मल्टीपल गेम्स के अंदर, तो उसमें भी फिजियोथेरेपी का आई थिंक बड़ा अहम रोल है, क्योंकि ऑन द स्पॉट भी मौजूद होता है। ऑन द स्पॉट्स भी होता है फिजियोथेरेपी का। और दूसरी बात ये होती है कि उनको ज्यादातर जो मसले मसाइल होते हैं एंकल स्प्रेन के बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एसीएल टीयर हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए तो प्रॉपरली एसीएल टीयर वगैरह हो जाए, उसके बाद तो उनकी प्रॉपरली सर्जरी होती है, लेकिन सर्जरी के बाद भी फिजियो ही रिकमेंडेशन में आती है। ये नहीं होता कि सर्जरी के बाद वो फौरन ही चलना फिरना स्टार्ट कर देंगे उनके, नहीं, उसके बाद भी हमारे पास आएंगे, हम उनकी प्रॉपर फिजियो करेंगे, प्रॉपर इनको प्रिकॉशंस देके ये करना है ये नहीं करना है। ठीक है, 2 to 3 मंथ्स उनको लगते हैं। ठीक है, उसके बाद माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता उनकी रिकवरी हो जाती है। तो स्पोर्ट पर्सन भी बहुत ज्यादा आते हैं हमारे पास। ओके, अच्छा, हम देखते हैं नॉर्मली जो लोगों में ये फ्रोजन शोल्डर का बहुत ज्यादा जो है वो इशू आता है, ये क्यों आता है और इसमें फिर फिजियोथेरेपिस्ट का जो है वो क्या? फ्रोजन शोल्डर के हमारे पास पेशेंट्स जो आते हैं ना, वो भी मेजोरिटी ज्यादातर फीमेल्स होती हैं। ठीक है, और स्पेशली वो वाली फीमेल ज्यादा सफर कर रही होती है जिनको शुगर होती है। अच्छा, फ्रोजन शोल्डर का ज्यादा मसला जो है वो शुगर की वजह से है, यानी कि अगर आपको शुगर है या और भी बाकी लाइफस्टाइल बाकी मसले मसाइल भी होते हैं, लेकिन शुगर वाले पेशेंट्स की ये बात होती है ना कि वो फ्रोजन शोल्डर का जो हमारे पास होता है ना, वो जरा टाइम ले लेता है रिकवरी में। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बाकी चीजें होती है, तो शुगर वाले पेशेंट्स की रिकवरी जल्दी नहीं हो सकती। ठीक है, और ज्यादातर अफेक्ट शुगर वाले पेशेंट्स को ही कर रहा होता है। अगर नॉर्मली हम देखें तो ये किन लोगों में फ्रोजन शोल्डर का इशू किन लोगों में जो है वो ज्यादा पाया जा रहा है? बिकॉज अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपना एक्सपीरियंस भी जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि इसलिए मैं ये सवाल कर रही हूँ कि जिन लोगों को शुगर नहीं, अब मुझे डायबिटीज नहीं है, शुगर मुझे ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन मुझे फ्रोजन शोल्डर का इशू रहा, पहले राइट हुआ फिर लेफ्ट हुआ, तो और वो अच्छा खासा टाइम टेकिंग होता है उसकी, यानी कि जो एक्सरसाइज होती है जो आप बताते हैं वो आपको करनी होती है, और वो बड़ा सब्र वाला काम होता है, एकदम जल्दी वो चीज ठीक नहीं होती, और वो इतना पेनफुल होता है
कि इवन आप खुद से आप अपना ड्रेस चेंज नहीं कर सकते, बहुत पेनफुल होता है, इतना कि आप अपने हेयर भी है वो भी कॉम्ब नहीं कर सकते ऑब्वियसली, बिल्कुल। यानी आपको अपना बाजू उठाना है, आपको दूसरे हाथ का सहारा लेना पड़ेगा। सेम यही होता है। बैक साइड पे आप अपना बाजू ऐसे नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल डेली लाइफ जो एक्टिविटीज होती है वो आपकी स्टॉप हो जाती है ना। तो मेन रीजन ये होती है कि आपकी, जैसे फीमेल्स तो कहती है हम तो सारे काम कर, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है नहीं करती है जो फीमेल, जो ज्यादातर बैठी रहती है, कोई इनकी एक्टिविटीज नहीं होती, कोई प्रोटोकॉल्स नहीं होते, तो उनका ये हैंड ज्यादा मूवमेंट नहीं करता। अच्छा, हम देखें ना, जैसे मैंने अपने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया, हम तो डेली काम कर रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, घर में काम काज भी चल रहा होता है, तो ये क्या इसका फ्रोजन शोल्डर का हो जाना इट्स नॉर्मल? नॉर्मल हो जाता है बास फीमेल्स के साथ, ठीक है। अंदर कोई इन्फ्लेमेशंस होती है, कैप्सुलर पैटर्न जो है ना वो टाइट हो जाता है, ठीक है। ओवरऑल पोस्ट ट्रॉमेटिक पेशेंट्स भी आते हैं जो कहीं गिरे हुए होते हैं, उनको भी फ्रोजन शोल्डर वाले साइन एंड सिम्टम अपीयर होने लगते हैं। और दूसरी बात ये थी कि फ्रोजन शोल्डर के साथ और भी T4 सिंड्रोम हो गया और हो गया, उनके साथ वो भी स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि और यूनिलेटरल होता है, अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो बायलैटरल भी स्टार्ट हो जाता है, बोथ साइड्स आपको स्टार्ट हो जाता है। लिटरली इतना पेनफुल होता है तो इसकी बंदा कहता है मतलब रोना निकलता है आपका, इतना शदीद। लेकिन इसके सबसे बेस्ट वो होता है, हम जो अपनी क्लिनिक में भी करते हैं कि स्पेंसर टेक्निक यूज करते हैं, हम थोड़ा सा पेशेंट्स को मोबिलाइज करते हैं, मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट, तो उससे 40 to 50% पेशेंट्स की रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो जाती है। वो पेशेंट खुद हैरान हो जाता है, जब हम उन पे ये टेक्निक अप्लाई करते हैं वो खुद हैरान हो जाता है कि मेरी रेंज ऑफ मोशन इतनी थी वो इतनी ज्यादा कहाँ कैसे हो गई। तो मोबिलाइजेशन हो गई, मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट, ये स्पेंसर टेक्निक होती है, बड़ी बेनिफिशियल होती है इसके लिए। और बाकी जो हम उनको एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं वो घर की रिकमेंड कर रहे हैं, फॉलो करें। एक्सरसाइज डिफरेंट टाइप्स की होती है ना, एक तो वॉल पे हम उनको करते हैं, वो आपको याद होगी वो जब मैं घर में स्पाइडर वाली तो आपने दीवार के साथ खड़े हो जाना एंड जस्ट लाइक स्लोली, आपने एकदम से स्पीडली नहीं करना, आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको जितना बाजू ऊपर जा सकता है ना कोशिश करनी है, फिर उसको उसी तरह से वापस लाना आराम से। और इसमें ये होता है ना कि जब एंड में लेके जाएंगे तो पेन इंक्रीज हो जाएगा, जहाँ पे आपकी रेंज ऑफ मोशन हो जाएगी, जा नहीं रहा होता, सही पेनफुल हो जाती है। फिर वहाँ पे हम पेशेंट्स को कहते थोड़े टाइम के लिए आप अपना हाथ रोक दें, फिर आहिस्ता। इसके अलावा पेंडुलम वाली एक्सरसाइजेस देते हैं, ठीक है। पेंडुलम पकड़ के, पेंडुलम नहीं होता जैसे उनके पास वेट वगैरह नहीं होता, हम उन्हें रिकमेंड करते हैं कि आप वाटर की स्मॉल बॉटल ले लें, ठीक है, उनके साथ आप ये वाली एक्टिविटीज करें, ठीक है। स्ट्रेट करनी होती है, फिर सर्कुलर में लेके जाना, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज करना। तो ओवरऑल ये जो अफेक्ट कर रहा होता है आपके शोल्डर को अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। इससे इसकी रेंज ऑफ मोशन क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। तो ओवरऑल ये सारी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। और ये बड़े सब्र वाला काम है, बहुत रात आपको आराम नहीं आता। कोई पेशेंट हमारे पास आता है कि 2-3 साल का वो दर्द लेके आता है, लोअर बैक पेन, फिर कहता है कि अब हमें चुटकी में कर दें, कि 1-2 दिन में हमें जल्दी से कर दें। फिर हम उन्हें कहते हैं कि आप इतने सालों का आपका दर्द है, एटलीस्ट 2 to 3 मंथ तो वो लेगा ना, ठीक है। मुझे ये फ्रोजन शोल्डर का जो पेन था ये ठीक होने में कम से कम मुझे 4 to 5 मंथ्स जो है वो लगे थे, और ये 4-5 महीने मैंने दर्द बर्दाश्त किया। और आपने प्रॉपर हर एक्सरसाइज फॉलो अप की है, उसके बाद ये ठीक हुआ। और कुछ फीमेल होती है एक्सरसाइज फॉलो भी नहीं करती, फर्क नहीं पड़ा। जो आप दवाइयां खाते हैं ना, गोलियां, उनका भी असर जो है ना वो एक टाइम आता है खत्म हो जाता है, वो आप पे असर नहीं करती है। मेडिसिन तो टेम्परेरी होती है ना, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ले लो वो बेनिफिशियल रहती है ना, ठीक है। लेकिन रूट काज हमने फिजियोथेरेपिस्ट का होना लाइफ में बड़ा जरूरी, बहुत कंपल्सरी है जो आजकल हमारे हालात हो चुके हैं। अच्छा, हमारे जो बुजुर्ग हैं आजकल, उनके देखें, पहले तो हम कहते थे बुजुर्गों में ये ज्यादा चीज पाई जाती है, लेकिन मैं पहले बुजुर्गों को ही जानना चाहूंगी, क्योंकि ये दर्दें अब हमारे नौजवानों में भी है, बच्चों में भी है, कि ये हम देखते हैं शोल्डर का जो हमने बात की, हमने ये नेक का उनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ये जोड़ों के गिट्टे गोडों की बात करें तो ये उनके आजकल रह रहे होते हैं। तो इस दर्द के लिए भी फिजियोथेरेपी का होना जरूरी है, आजकल हम अपने बुजुर्गों को ये रिकमेंड करें, बजाय कि हम उनको जो दवाइयां दे रहे होते हैं, मालछें कर रहे होते हैं। दवाइयां जो दे रहे होते हैं ना वो ताकत वगैरह की, ऑब्वियसली मल्टीविटामिन से जो आपकी बोन्स के लिए हो वो बेनिफिशियल हो, लेकिन पेन किलर स्टेरॉइड्स होता है वो बेनिफिशियल नहीं होती है ना, बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है, उनको स्टमक के भी बाकी मसले मसाइल हो जाते हैं ना। तो ऐसे कोई पेशेंट आता है तो हम उनको ये रिकमेंड करते हैं कि आप जो है ना फिजियो करवाएं अपनी, ठीक है। वो मेन रूट काज जो है ना वो आप दूर करें आप पेन की, ठीक है। आज का हमारा पहला टॉपिक जिसपे हम बात कर रहे थे फिजियोथेरेपी, आज के मसरूफ तरीन दौर की हम बात करें तो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट की कितनी अहमियत है और क्या इनका रोल है इस मसरूफ तरीन दौर के अंदर, इसी पे हम बात करें। डॉक्टर रुमाना हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, हम जान रहे थे बुजुर्गों के हवाले से कि उनकी बॉडी में ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ उम्र का तकाजा है, फिर उनकी डाइट और ये चीजें ऑब्वियसली इफेक्ट करती हैं आपकी एज के ऊपर।
तो उनकी बॉडी में हम देखते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स पे इफेक्ट होता है, पेन शुरू हो जाती है, प्रॉपर चल नहीं पाते, लेट नहीं पाते, प्रॉपर नींद नहीं होती, तो हम उनको पेन किलर देने लग जाते हैं। एक तो मल्टीविटामिन्स की बात की, सोके कि वो ठीक है, वो वक्त के साथ साथ वो जरूरी है, लेकिन साथ में पेन किलर्स का देना कि पेन रिलीफ हो जाए, बजाय कि हम किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं। तो बुजुर्गों के लिए कौन सी दवा ठीक होनी चाहिए और उनके लिए फिजियोथेरेपी का होना कितना इंपॉर्टेंट है, ये बताएं। मैं तो कहती हूँ कि फिजियोथेरेपी का हर एज के पर्सन के लिए होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो बूढ़े आजकल हैं, तो सबके लिए हर एक जरूरी हो एज गया के लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी है। ओवरऑल इसके बेनिफिशियल बहुत ज्यादा है। बड़े बुजुर्गों के लिए भी इसलिए कंपलसरी है ना कि एज के साथ साथ ना उनकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। मतलब जैसे जैसे बुजुर्ग होते जा रहे हैं, आप समझे कि वो बच्चे होते जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि मसल्स में तो कोलेजन की केयर उस तरह करनी है, मसल में से कोलेजन उनका जाने लगता है, ठीक है। वो ओवरऑल ऐसे जैसे पहले मसल्स उनके रहे होते हैं वैसे नहीं रहते, बोन्स है वो वक्त के साथ कमजोर होती जाती है, ठीक है। लेकिन फिजियोथेरेपी और प्रॉपर्ली एक्सरसाइज ये लोग करते रहे तो ओवरऑल जब इस एज में वो पहुंच भी जाए ना तो उनकी जो है ना बोन्स है वो वीक नहीं पड़ती हैं, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल एक्टिविटी वो करते रहे हैं, उनके मसल्स गेनिंग होती रहती है, ठीक है। उसके अलावा डिस्क के जो मसले मसाइल होते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है एज के साथ साथ, जिसकी वजह से लोअर बैक पेन के मसले मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये भी मोस्टली इन बुजुर्गों में हो जाती है। अगर ये प्रॉपर्ली एक्सरसाइज की एक्टिविटीज कंटिन्यू रखे थ्रू आउट देयर लाइफ, तो एंड लाइफ में इनको इतने मसले मसाइल नहीं होंगे। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं वो, अगर पहले के बुजुर्गों की बात की, ठीक है, अब जो आहिस्ता आहिस्ता बुजुर्ग बनेंगे वो तो किसी न किसी एक्टिविटी में ऑब्वियसली रहते हैं, कोई ना कोई एक्सरसाइज चल रही होती है। लेकिन अगर हम अपने बुजुर्गों की बात करें जो हमारे माँ बाप थे, वो उनको अगर हम अब कहें ना कि आप थोड़ी वॉक कर लिया करेंगे, मैं तो नहीं होती, सारा दिन हम चलते ही रहते हैं। घर वाले तो यही कहते हैं कि हम डेली लाइफ एक्टिविटीज करी, हमारी एक्सरसाइज हो रही है, तो लेकिन वो एक्सरसाइज उनकी नहीं होती है। उन बुजुर्गों को समझाना एक्सरसाइज का ये बड़ा मुश्किल है, तो आई थिंक उनके लिए फिर फिजियोथेरेपिस्ट बचते हैं बहुत। यानी फिर हमारे पास जो आते हैं मोस्टली बुजुर्ग यही कहते हैं ना कि हम तो करते हैं, हम तो ये काम करते हैं पूरा दिन, मेरी अम्मा ही कहती है, हम उनको कहते हैं मेरे ना पुत्र मेरे गोड़े बड़ी पीड़ हो रही है थोड़ी सी ना वॉक कर लिया करे, अच्छी होती है, क्योंकि सारा दिन आप बैठी रहती हैं, या कहते कहाँ बैठी रहती हो, इधर भाग, कभी उधर भाग, ये काम कर, वो काम। मैंने कहा वो एक्सरसाइज, वो वॉक नहीं है, वो आपके माइंड में आप काम कर रही हो। जब आप ये सोच के करोगे ना कि ये मैं वॉक कर रही हूँ, तो आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये आपकी वॉक नहीं है जो आप पूरा दिन भागती रहती है। तो ये माओ को या बुजुर्गों को समझाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है वाकई। हम खुद घर में, मैं खुद अब हूँ, मैं समझाती हूँ तो कोई भी नहीं मानता, कोई भी नहीं सुनता हमारी। वो कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, अपनी डॉक्टरी तो बाहर झाड़, घर में बता वो औरों को फॉलो अप कर लेंगे, लेकिन घर के जो बंदा को उनको घर बात बताएगा उसको फॉलो अप नहीं कर रहे होते ना। तो ओवरऑल मैं तो यही कहूंगी कि डेली लाइफ एक्टिविटीज जो आप करती हैं करते रहे, लेकिन उसके साथ रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, ट्रेडमिल करें, ठीक है। उसके अलावा और भी एक्सरसाइज का जिसमें ईच एंड एवरी मसल्स की आपकी जो है ना एक्सरसाइज होती रहे, वो बहुत कंपलसरी होती है। तब आगे चल के इतने मसले मसाइल नहीं होते कि यहाँ से खिंचाव हो रहा है, यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से बहुत आवाज आ रही है, वो कह रहे थे मोस्टली, तो वो चीजें आपकी जोड़ों से आवाज आ रही है। तो प्रॉपर्ली आप स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करेंगे, बाकी एक्सरसाइजेस करते रहेंगे साथ साथ में, तो एंड में जाके आपको ये मसले मसाइल पेश नहीं होंगे। बच्चों के लिए हम स्टार्ट से ही कौन सी एक्सरसाइज जो है ना वो शुरू कर दें, ताकि देखिए अब बच्चों की हम बात करें तो उनका पोस्चर स्ट्रेट नहीं है। आप देखिए, या तो उनकी हाइट बढ़ नहीं रही है, अगर बढ़ी हुई है तो उनका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है जैसे कि हमारा है, या हमारे टाइम के जो बच्चे उनके हैं। अब के बच्चों का नहीं है पोस्चर स्ट्रेट, बिकॉज उनका एक तो वो झुके रहना ज्यादा, फिर फोन पे, फिर जो आपने गेम्स की बात की उस पर लगे रहना, सो पोस्चर उनका स्ट्रेट नहीं है। सो बचपन से ही उनके साथ हम कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करते रहें, कौन सी एक्टिविटी करते रहें, ताकि ये एक तो उनकी बॉडी में ये दर्दे ना आए, ये जो फ्रोजन शोल्डर, कानों का शोल्डर का, ये जो गर्दन का, और हम इसका बैकबोन के पेन की बात करें, ये चीजें उनमें ना आए। बच्चों को तो अगर आप प्रॉपर्ली कहोगे कि एक्सरसाइज करो तो बच्चा नहीं करेगा, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो इसलिए उनके साथ करना पड़ेगा। इट्स फार बेटर कि बच्चों को स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में आप एंगेज करें, ठीक है। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज करेंगे तो उनकी कोर मसल्स एक्सरसाइजेस भी हो जाएंगी, ठीक है, और एक्टिविटीज भी होती रहेंगी, और तभी उनके इतने मसले मसाइल आगे चल के पेश नहीं जितनी मोस्टली बच्चों को पेश आ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्ली आप बच्चों को कहें ना कि एक्सरसाइज करें, बच्चा कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप बच्चों को स्पोर्ट्स में एंगेज करें, ठीक है। हम देखे बच्चों को, हमारे जो ग्राउंड हैं वो बिल्कुल सुनसान है। अब जो स्कूल कॉलेज उनकी बात करें तो वो बंद बिल्डिंग्स में आ चुके हैं, वहाँ कोई ग्राउंड नहीं है, तो क्या एक्टिविटी होगी। घर की बात करें तो जो इस वक्त हालात हैं, हम बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, क्योंकि हालात आपके सामने है कि जिस तरह की सिचुएशन है, बच्चा घर के अंदर रहता है। घर के अंदर रहता है तो हम उसको कहीं खेलने नहीं देते, क्योंकि हमने बड़ी महंगी और लग्जरी इंपॉर्टेंट चीजें घर के ड्राइंग रूम में रखी होती है, तो वो टूट ना जाए। तो ये मसला होता है, फिर हम दे देते हैं बच्चे को स्क्रीन, तो क्या वो खेलेगा। ये
आजकल की माओं की सबसे बड़ा मसाइल यही है हाँ। कि वो अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चे को देती है। स्क्रीन टाइमिंग बच्चों की बहुत ज्यादा की हुई है, हाँ। ठीक है, जिससे बच्चा बहुत साइकोलॉजिकली भी अफेक्ट हो रहा है और फिजिकली भी उसकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है। इट्स फार बेटर कि आप बच्चों के लिए एक थोड़ा सा टाइम टेबल सेटअप करें। पेरेंट्स को चाहिए खुद दिन में यानी 1 घंटा या आधा घंटा बच्चे के साथ कोई स्पोर्ट्स करे, कोई एक्टिविटी करे, ठीक है, या एक रूम ऐसा बना ले बच्चों के लिए जहाँ पे ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, जिम्नास्टिक हो, बाकी चीजें हो, जिसमें वो खेल सके, फुली बच्चे को एंगेज करे उस चीज में। तो बच्चा इन ये मीडिया की और स्क्रीनिंग इनकी तरफ बच्चा इतना नहीं जाएगा, उसका ध्यान नहीं जाएगा। जब हम पेरेंट्स खुद अपना टाइम नहीं देते हैं बच्चों को, सही है, हम खुद अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, तो बच्चा तो वही चीजें देखेगा और वही चीजें अडॉप्ट करेगा जो देख रहा है, देख रहा। तो पेरेंट्स से ऐसी कोई एक्टिविटीज करेंगे, स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज करेंगे, तो बच्चे का खुद ब खुद इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो वो भी इस तरफ खुद ब खुद आएगा। जो स्ट्रोक के पेशेंट है, फालिज जिनको हो जाता है, उसमें फिजियोथेरेपी उसकी रिकवरी में हेल्प करती है? बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो हेमीप्लेजिक होते हैं या पैराप्लेजिक होते हैं, जो भी पेशेंट्स होते हैं ना, तो बहुत इफेक्टिव होती है हमारी ट्रीटमेंट। लेकिन हम मोस्टली कहते हैं उनके साथ जो भी अटेंडेंट आए होते हैं कि आपने स्टार्ट में ही इसको फिजियो देनी थी। अगर कोई लेट हो जाते हैं फिर कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है, फिर रिकवरी का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा उनका लॉन्ग हो जाता है। तो उनको मैं पर्सनली सजेस्ट, इतना सब्र नहीं होता कि हम उसको बार बार लेके जाएं, वही ना, फैमिली वाले इतनी फिर वो जहमत कर भी नहीं सकते हैं ना। तो और कॉन्ट्रैक्टर्स बन जाए तो फिर उनका फिर कोई हल भी नहीं है, फिर उनकी तो सर्जरीज करनी पड़ेंगी। सर्जरीज के अलावा तो फिर उनके कॉन्ट्रैक्टर्स रिमूव नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वो देखिए उनके बस एक बॉडी पार्ट इसी पोजीशन में रहा है, उसको कोई भी एक्सरसाइज नहीं दी है, ठीक है, तो वो ऐसे ही हो जाएगा, उसके कॉन्ट्रैक्टर्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसका यानी अगर लेट आप कर देते हैं तो फिर थेरेपी भी काम नहीं आएगी, थेरेपी भी फिर सर्जरी करनी पड़ेगी। फिजिकल थेरेपी एट द स्टार्ट बहुत इफेक्टिव होती है। जैसे वो स्ट्रोक पेशेंट कुछ ही विद इन 1 और 2-3 मंथ ना आप उसकी फिजिकल थेरेपी स्टार्ट कर दे, उससे ये होगा कि उसकी कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं बनेंगे बॉडी पार्ट में कहीं पे, क्योंकि मूवमेंट हो रही है, मसल्स की मूवमेंट हो रही है, वो एक जगह पे नहीं है। तो उस वजह से ये बहुत बेनिफिशियल है कि आप फिजिकल थेरेपी जो है ना स्ट्रोक पेशेंट्स की बिल्कुल स्टार्ट में प्रोटोकॉल सेटअप इससे पहले कि आप कहें कि नहीं बस ठीक है, या बाद में आपको कोई गाइड किया। आई थिंक यहाँ पे अवेयरनेस का भी बड़ा रोल है ना, कि लोगों को पता नहीं होगा। अदरवाइज अगर उन्हें पता हो कि हम स्टार्ट में ही थेरेपी की तरफ चले जाएं तो ऑपरेशन से बच सकते हैं। मैं आपको पर्सनली एक्सपीरियंस बताती हूँ, मेरे पास जो पेशेंट्स आती है मोस्टली ना, वो जब उनका लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा यानी इतना अफेक्टिव उनको अफेक्ट कर लेता है ना कि वो रोने तक आ जाती हैं और चलने से बेजार हो जाती हैं, ठीक है। फिर वो कहती है कि अभी हमें पता चला कि फिजियो भी होती है, ठीक है। तो फिर मैं हैरान हो जाती हूँ कि आपको पहले किसी डॉक्टर्स ने फिजियो क्यों नहीं रिकमेंड किया, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, न्यूरो के डॉक्टर ने। तो मेरा थोड़ा इन डॉक्टर से गिला भी है कि पहले रिकमेंड करना चाहिए, खराब होता है फिर ऐसे आप उनको फिजियो रिकमेंड करते हैं। आप स्टार्ट भी उनको बता दिया करें कि फिजियो भी है, आप जाके फिजियो करवाएं, तो आपके लोअर बैक के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये भी होता है ना कि अगर पेशेंट को खुद नहीं अवेयरनेस नहीं मालूम, तो ऑब्वियसली वो डॉक्टर के पास तो गया हुआ है ना, तो डॉक्टर उसको स्टार्ट में बता दे कि आप फिजियोथेरेपिस्ट से आप तो वो पेशेंट से बेचारे उनको तो पता भी नहीं है ना, अवेयरनेस बहुत कम है। अभी अभी लोगों को अवेयरनेस हो रही है हमारी फील्ड के बारे में। आप कुछ टाइम पीछे चले जाए ना, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट का जिक्र करते लोग कहते थे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या होता है। आप वो एक चीज जुड़ी हुई है हमारी फील्ड के साथ जो मालशी होते हैं, मालशी, हाँ मालशी फिजियोथेरेपी, हाँ एक वो बताए ना, कोई आप भी चाहे तो कहते हैं टकोर के लिए हम लोग वो करते हैं, आपकी एक्सरसाइज कराते हैं, या आपको कहते हैं अच्छा वो मालशी मतलब इनको वो शॉर्टकट ये नेम हमारी फील्ड के साथ जुड़ जाता है ना। हम इस चीज को फन में लेते हैं कि लोगों की सादा लोग वो अभी भी इसको कहते हैं वो मालशी, वो सादा लोग अभी भी इस चीज को, लेकिन ऐसा ऐसा लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि मतलब एक प्रॉपर एक्सरसाइज करना या प्रॉपर इसका प्रोटोकॉल होता है, प्रॉपर हम फॉलो अप देते हैं, प्रॉपरली पेशेंट्स को मोबिलाइज करते हैं, हर एक चीज ईच एंड एवरीथिंग हम लोग भी मशीनरीज यूज करते हैं, तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। इतनी इफेक्टिव होती है कि एक मतलब मुझे भी एक सीन याद है कि एक फीमेल पेशेंट आई थी ना मेरे लिए, तो वो व्हील चेयर पे आई थी, वो यंग सी लड़की थी, ठीक है, और वो इतना लिटरली उसकी फैमिली वाले हैरान हो गए थे कि इसको क्या हो गया है, इस कंडीशन में पहुंच गई है ना। मैंने उसकी फिजिकल थेरेपी की, मैंने टेंस मशीन लगाई, प्रॉपरली एक्सरसाइज और साइकोलॉजिकली भी मैंने गाइड किया ओवरऑल। ऑब्वियसली ये तो बहुत साइकोलॉजिकली गाइड करना, अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना, और मोस्टली लोग इस वजह से भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उस पेशेंट्स को अवेयरनेस देना है कि आप किस सिचुएशन से गुजर रही हैं, आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। ओवरऑल सारी चीजें बहुत इफेक्टिव होती है ना। तो मैंने जब प्रॉपर्ली इस पेशेंट को गाइड किया, सब कुछ किया, तो आप मानोगे नहीं वो अपने पाँव पे चल के गई है। मैंने कहा व्हील चेयर इनसे हटा दे, ठीक है, माशाल्लाह से वो एक ही सेशन में उनके इतना फर्क पड़ा था, ठीक है। तो यानी साइकोलॉजिकली भी ओवरऑल आपने गाइड, ये लोअर बैक ऐसी फीमेल बच्ची होती है ना जो ऐसे कोई चलने फिरने वाली एक्टिविटी नहीं करती, मोस्टली बैठी रहती है, तो वो जो ऐसे पेरिफोमस मसल्स है, वो बैंकर है ना जो खवातीन, उनको बड़ा मसला होता होगा कि ऑब्वियसली उनको भी होता है, मतलब 9 to 5 उनकी जॉब है, उन्होंने एक सीट पे बैठे रहना है,
तो पेरिफॉर्मस सिंड्रोम उनको हो जाता है मोस्टली, ठीक है, जो ज्यादा देर तक वैसे बैठे तो लोगों को रहते लगता है ना हैं, बड़ी साफ सुथरी जॉब है बैंकर की, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए वो बड़ी खतरनाक है। क्योंकि बैठे वाली ज्यादा होती हाँ। है ना, उनको भी चाहिए कि थोड़ी भली मूवमेंट आप बस किया वो एक करें। ब्रेक मिलती है खाने की, उसमें वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, दैट्स इट, अदरवाइज उन्होंने अपनी सीट के साथ चिपक के रहना है। तो उनको भी चाहिए कि बस थोड़ी भली आप लोग मूवमेंट किया करें, 1 घंटे के बाद या 40 to 50 मिनट्स के बाद थोड़ी सी वर्कशॉप करें, और जो बॉडी पोजीशनिंग है आपकी, बॉडी एर्गोनॉमिक है, वो सही रहनी चाहिए। स्पाइन आपकी, सर्वाइकल बिल्कुल स्ट्रेट हो, आपकी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, यानी प्रॉपर आपका एक बॉडी पैटर्न होना चाहिए। तो वो सही। इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर जो स्टार्ट से ही इन चीज़ों का ख्याल करेगा ना, बॉडी पैटर्न का और सब चीज़ों का ख्याल करेगा, तो वो इन चीज़ों से सफ़र ही नहीं करेगा आगे चल महफूज के। रहेगा ये दर्दों से, बीमारियों से। जी। अच्छा, वो खवातीन जो प्रेगनेंसी में होती हैं, उनके लिए भी आप लोग थेरेपी रेकमेंड करते हैं? हाँ, जो प्रेगनेंसी में होती है उनके लिए भी प्रॉपर थेरेपीज होती है, लेकिन हमारी सोसाइटी में अभी तक मैं नहीं देखा कि कोई प्रेग्नेंट फीमेल हमारे पास आई हो एक्सरसाइज करवाने। अवेयरनेस, जैसे मैंने बात की अवेयरनेस, तो इसलिए लेकिन क्या इसकी थेरेपी है? इसकी भी थेरेपीज है, इसकी भी एक्सरसाइजेज हैं, हम कुछ उनको एक्सरसाइजेज देते रिकमेंड कर लेते हैं। और इसके अलावा वो वाली फीमेल्स जिनके सी सेक्शन वगैरह हुए होते हैं, उसके बाद हाँ उनके पेल्विक फ्लोर मसल्स के मसले मसाइल आ जाते हैं, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, तो उनको हम केगल एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज करवाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद काफ़ी बेनिफिशियल होती है ये वाली एक्सरसाइजेज उनके लिए। तो ओवरऑल फीमेल्स यानी आफ्टर डिलीवरी आती हैं? आफ्टर डिलीवरी आते, लेकिन ऐसे फौरन आफ्टर डिलीवरी नहीं आती 4-5 बच्चे हो गए, मसले मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ गए, बेड़ा गर्क करने के मसले मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ गए, इतना कि यूरिन की प्रॉब्लम हो गई, इनकॉन्टिनेंस हो गया, कंट्रोल नहीं कर पाती, यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाती है, फिर वो मसले मसाइल लेकर आती है। यहाँ पे भी अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। तो फिर हम उनको पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज देते हैं, केगल एक्सरसाइज, बाकी एक्सरसाइजेस करवाते हैं। अच्छा, इसमें अवेयरनेस की जहाँ तक बात कर रहे हैं, अब देखिए वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर जो डिलीवरी है, वो एक रूटीन चेकअप के लिए अपने डॉक्टर गायनी के पास तो ऑब्वियसली वो लोग जाती हैं, तो क्या जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं वो भी उनको रेकमेंड नहीं करती हैं कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप थेरेपिस्ट से जो है वो कांटेक्ट रखें, या आफ्टर डिलीवरी आप ज़रूर जो है वो एक दफ़ा उनसे कांटेक्ट कीजिएगा, जाइएगा, उनको विजिट कीजिएगा? क्या वो लोग भी, बिकॉज देखें वो तो डॉक्टर्स हैं ना, चलें एक पेशेंट को नहीं पता, या आम जो हमारे लोग हैं, सादा हैं, उनको नहीं पता कि थेरेपी भी जो है ना वो किस चीज़ का नाम है, इससे भी किस कंडीशन में हमें जाना चाहिए थेरेपिस्ट के पास, तो एटलीस्ट ये डॉक्टर्स हजरात जो हैं ये तो कर सकते हैं ना। एटलीस्ट डॉक्टर्स को चाहिए कि वो रिकमेंड करें, वो गाइड नहीं कर रहे कि बस ठीक है प्रेगनेंसी में जो दवाइयाँ चाहिए दी, डिलीवरी होनी है, वो उस वक्त जो टेक केयर होनी है, जो चीजें वो करी, उसके बाद बाय डाटा। नहीं, मैं तो डॉक्टर्स को कहूंगी कि वो गायनी की जो भी डॉक्टर्स हैं पर्सनली उनको रेफर करें, उनको ठीक है, फिजियो रेफर करें, क्योंकि वहां से अवेयरनेस शुरू हो सकती है। अवेयरनेस, और उनको प्रॉपर्ली बताएं कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जाएं, इस कंडीशन में आप ये एक्सरसाइज करें, ये एक्सरसाइज के लिए प्रॉपर्ली हम उनको गाइड करेंगे। बताएं कि आप अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप जाती हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आफ्टर डिलीवरी आप जाती हैं तो इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, साथ साथ क्योंकि हमारे लोग हैं ना वो फायदे के पीछे ज्यादा भागते हैं, वो ऑब्वियसली ये बात होती है, फायदे बताएं और अवेयरनेस देनी चाहिए ना डॉक्टर्स को इनको कि आप अभी तक मुझे नहीं लगता किसी को पता भी होगा कि प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करनी होती है। आप किसी टिपिकली फीमेल्स से पूछे तो नहीं उनको, इवन दो आप देखें, हम अगर पुराने वक्तों की बात करें तो बुजुर्ग तब कहते थे जो प्रेग्नेंट खातून होती थी कि तुम घर के काम ज्यादा करो, बिकॉज तुम्हारे जो डिलीवरी टाइम होगा वो इजी रहेगा। अब की जो बच्चियां हैं वो सॉरी टू से वो हिलती नहीं है, वो तो बेड से नीचे नहीं उतरती। यही बात है। तो फिर ऑपरेशंस की तरफ सर्जरीज उनकी होंगी, और तभी सी सेशन के केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इट मीन कि वो जो काम कहती थी बड़े बुजुर्ग, वो एक एक्सरसाइज थी, तो जिसको आप मॉडर्न जुबान में हम कहते हैं कि आपने थेरेपिस्ट के पास जाना है, वो आपको एक्सरसाइज करवाएगा। वो जो काम करवाती थी वो बेसिकली वो यही एक्सरसाइजेस थी कि वो बैठती थी, उठती थी, भारी, कभी हल्का काम, कभी भारी काम, चलना फिरना। कभी आपने लास्ट में देखोगे ये लास्ट ट्राइमेस्टर जो चल रहा होता है फीमेल्स का, उसमें उनको वो वाली एक्टिविटी ज्यादा करते हैं कि घर की पूरी सफाई बैठ के खुद करो, पोछा खुद लगाओ, आटा खुद गूंदो। ये सारी क्या, ये फिजिकल थेरेपी है, ये वही एक्सरसाइज है, ये वही है सारी जो अब की बच्चियां नहीं करती कर रही, और ये बहुत कंपल्सरी होती है, इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। सी सेक्शन की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं, और उसकी ये कोई आसान काम नहीं होता। नॉर्मल डिलीवरी जो है वो ब्लेस्ड है कि आप जब सी सेक्शन में जाते हैं तो आप, इट मीन कि आपकी जो नेचुरल एक स्किन है आपने वो खत्म कर दी, आप उसमें आपका कट आ गया, और वो कभी भी रिकवर नहीं होगा। 7 लेयर्स कट होती हैं, और उसके बाद जो फर्स्ट वॉक होती है आफ्टर डिलीवरी वो बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है। मैं देखते हो खवातीन को अक्सर जो है आसपास फैमिली में भी
लिटरली तौबा तौबा निकलती है। कैसे अच्छा था तुम लोग काम कर और लेते, आफ्टर डिलीवरी एक्सरसाइज कर एकदम लेते। से उनकी बॉडी में जो शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है ना, वो भी एक अलग कंडीशन होती जी, है। डॉक्टर साहब अब पैगाम नाज़रीन को ख़ासकर मैं कहूँगी कि ख़वातीन के लिए, बिकॉज़ घर को संभालना, बच्चों को संभालना, फैमिली को संभालना, इसमें औरतों का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो उनके लिए कोई एक एडवाइस? फीमेल्स को यही कहूँगी कि डेली लाइफ के आपकी जितनी एक्टिविटीज़ है वो करें, लेकिन प्रॉपरली आप अपना ख्याल करें। अपना ये ख्याल करें कि फीमेल्स होती है ना, कंबल धो रही हैं, घर में कोई भी एक्टिविटीज़ कर रही हैं, भारी बेड खुद उठा के कर रही हैं, ओवरऑल वो उस वक्त वो टार्जन बनी हुई होती है, घर में के सब काम हम नहीं, खुद कर सकते टार्ज़न हैं। आप ना बने। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, देखिए खूबसूरती की बात करें तो हर इंसान कुदरती तौर पे तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उस खूबसूरती के साथ हमने कुछ चीज़ें जो है वो ऐड कर दी। जैसे हम अक्सर हमारे टॉपिक्स होते हैं, हम ब्यूटी पे बात करते हैं, स्किन पे बात करते हैं, मेकअप पे बात करते हैं, इसी तरह से खूबसूरती के साथ एक और चीज़ का बड़ा अमल दखल है, वो है हमारे बाल, हमारे हेयर। अब जो सिचुएशन है, जो ये दौर चल रहा है कि पहले हम कहते थे कि उम्र के साथ साथ लोगों में गंजापन आता है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है, बाल कम होने लग जाते हैं, लेकिन अब ये जो गंजेपन की सिचुएशन है, ये जो मसला है, ये कम उम्र में भी आना शुरू हो गया। लोगों का हेयर फॉल शुरू हो गया है, बाल बिल्कुल झड़ना शुरू हो जाते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ लोग जाने लग जाते हैं। अब बुनियादी रीज़न क्या है, वजूहात क्या हैं कि कम उम्री में बालों का झड़ना, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होना, या अर्ली एज में ट्रांसप्लांट की तरफ चले जाना, हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ? तो इसकी बेसिक वजूहात क्या हो सकती हैं? क्या लाइफस्टाइल है, डाइट है, क्या हमारी रूटीन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, या हम जो शैम्पू या जो हेयर ट्रीटमेंट लेते हैं उन केमिकल की वजह से ये सारे मसले हो रहे हैं? तो इस पे आज हम बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। इस पर डिस्कशन के लिए हमारे एक्सपर्ट हमें जूम पे ज्वाइन कर चुके हैं जी। डॉक्टर मजहर साहब हमारे साथ हैं जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। बताइएगा कि कम उम्र की हम बात कर रहे हैं, पहले जैसे मैंने अभी इंट्रो में कहा कि हम सुनते थे कि उम्र के साथ साथ जैसे बुढ़ापा आता है उसी तरह बाल सफेद होने लग जाते हैं, फिर झड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी कि गंजेपन का शिकार होने लग जाते हैं। बट राइट नाउ ये मसला जो है हमें कम उम्र में भी देखने को मिल रहा है। इसकी जो बुनियादी या बेसिक जो बड़ी वजह या वजूहात हैं वो आपके नज़दीक क्या है? अच्छा, इसमें जी कई वजूहात हैं, और एक जो मेजर फैक्टर है वो है हमारी लाइफस्टाइल में जो तब्दीली आई है। अब जो हम 4 साल पहले खुराक हमारी थी या फिजिकल एक्टिविटी हमारी ज़्यादा थी, ये प्रोसेस फूड का इस्तेमाल कम था और कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कम था, तो ये जो मेटाबॉलिक चेंजेस आई हैं गुज़श्ता 50 सालों में, हमारी एवरेज वेट जो है वो भी साथ साथ बढ़ रही है जी। तो बॉडी पे एक मजीद बोझ पड़ता है। और फिर बॉडी ऐसे हालात में उसे एक प्रायोरिटाइज करना होगा कि जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उन्हें कहाँ पर इस्तेमाल करना है। ठीक ये है। तो एक जनरल बात हो गई, लेकिन औरतों के लिए एक ज़रूरी बात है, वो ये है कि ये लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ बहुत सारी औरतों में हार्मोनल चेंजेस पाई जाती हैं, यानी कि थायराइड हार्मोन में इश्यूज आ सकते हैं, इंसुलिन का आ सकता है, और औरतों में पीरियड्स की वजह से आयरन डिफिशिएंसी भी बहुत आम पाई जाती है। सो यू हैव टू डिस्टिंग्विश, औरतों और मर्दों में जो वजूहात है वो थोड़े से मुख्तलिफ है। ओके। अच्छा, एक होता है गंजापन जो है वो आना, एक होता है हेयर फॉल, ये दोनों को हम सेम कैटेगरी में ले सकते हैं या दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं? नहीं, बेसिकली दे आर द सेम। वजूहात उसी हेयर फॉल की और गंजापन की वजूहात बहुत सारी हैं, बट दे एसेंशियली सेम इशू। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पर अगर आपके बाल जा रहे हैं लेकिन वो एक मखसूस पैटर्न में जा रहे हैं, मसलन जिसका बाल चार है, एलोपेशिया अरेटा जिसको बोलते हैं, स्कारिंग एलोपेशिया है, वो कुछ मखसूस जो है ना कंडीशंस होती हैं, बाल उसमें भी जड़ते हैं, बट अंडरलाइन जो वजूहात हैं वो वेरी करते हैं। कुछ सिचुएशन में ऑटोइम्यून डिजीज होती है, कुछ सिचुएशन में आपकी बॉडी में, आपकी स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं। सो कॉजेस में वेरी, बट एसेंशियली हम उसको एक ही कैटेगरी में रखेंगे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आजकल हम देख रहे हैं कि हर बंदा, जी हम कम उम्री के चूंकि बात कर रहे हैं तो बच्चों की बात करें, वो भी एक एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसे इन्वायरमेंट के अंदर है, उन्हें अपने वो एज के अकॉर्डिंग जो उनकी चीज़ें हैं उसको लेके वो डिप्रेशन में है। नौजवानों में अपना एक स्ट्रेस सिस्टम जो है वो पाया जा रहा है, और बड़े बुजुर्गों में ऑब्वियसली अपने वो वक्त के साथ साथ वो उस चीज़ों को लेके वो स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है। तो ये जो स्ट्रेस और डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीज़ें हैं, क्या इससे भी हमारे बाल झड़ सकते हैं? कोई शक नहीं है, जब आप स्ट्रेस में रहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रेस है, चाहे आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, खुराक की वजह से आपकी बॉडी पे स्ट्रेस है,
तो उसमें बेसिकली होता ये है कि आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है। ओके और जिसको कोर्टिसोल बेसिकली आप यूं कह सकते हैं, जिस तरह ये स्टेरॉइड हम लेते हैं वो तो चला आर्टिफिशियल स्टेरॉइड्स हैं, मगर एसेंशियली है वही चीज। और स्टेरॉइड्स अगर आपकी बॉडी में हाई रहेंगे या ज्यादा अरसे के लिए अगर हाई रहेंगे तो उसके साथ साथ फिर आपके बालों के झड़ने का भी इम्कान बढ़ेगा। अच्छा ओके, यानी कि स्ट्रेस जो आजकल हम ले रहे हैं, स्ट्रेस से भी ये गंजापन आ रहा है। और फिर हमारे जो डाइट है, जो खुराक की मैं बात करूं कि प्रॉपर हम खुराक नहीं लेते, प्रॉपर जो हमारे जो फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, हम उनकी तरफ नहीं आते, विटामिन्स की कमी देखें मर्दों में, ख़वातीन में, बच्चों में ऑब्वियसली ये हमें विटामिन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, उससे भी फिर ये हेयर फॉल का, गंजेपन का इशू शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें कि 50 साल पहले फास्ट फूड का कोई जिक्र ही नहीं था, किसी को पता भी नहीं था कि ये भी कोई ऐसे चीज है। और अगर तब बड़ा कम लोग इसकी तरफ आते थे, कोई रुझान नहीं था, लेकिन अब तो ये लाइफस्टाइल बन गया। और ईटिंग आउट भी जनरली आप देखें कि जो रेस्टोरेंट का फूड है उसमें ज़ाहिर है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का तेल तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, जी बल्कि उन्होंने अपने मतलब एक्सपेंसेस को कम से कम रखना होगा। और जो बाहर के खाने हैं उसमें शुगर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इवन जो डिशेस शुगरी नहीं होती उसमें भी शुगर का इस्तेमाल होता है। सो ऐसा कि जो अगर आप 50 साल पीछे जाएं 1970 80s में जी जो वालिदैन थे उनकी जनरेशन जो है, तो हाँ, उनकी खुराक और हमारी खुराक में ज़मीन आसमान का फर्क है। बहुत बहुत डिफरेंस है। और वो उसका असर फिर हमारे बालों पे भी है, हमारा मोटापा भी है, स्किन पे भी असर हो रहा है, पीसीओएस की शरह बढ़ रही है, डायबिटीज की शरह बढ़ रही है। तो आप ये कहें कि सिर्फ हमारी खुराक से बालों पे असर हुआ, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी और ओवरऑल हेल्थ पे भी उसका बाकायदा एक असर हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये विरासती भी होता है, जो गंजेपन का शिकार होने लग जाते हैं, ये आपको जेनेटिकली भी ये चीजें हो सकती हैं? जी, और इसमें मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अक्सर औक़ात अगर आप मर्दों के हवाले से बात करेंगे तो हाँ बहुत सारे डॉक्टर्स कहेंगे कि जी 85 जो हेयर लॉस है वो है जेनेटिक। ओके लेकिन इसमें आइडेंटिकल ट्विन स्टडीज किए हुए हैं, जी और उनमें से पता चलता है कि जो एक्चुअल जेनेटिक कंपोनेंट है इट्स नॉट मच मोर देन मे बी 30-35%। यानी कि हमारे जो हेयर लॉस की जो वजह है वो 65-70% इज एक्चुअली ड्यू टू आवर लाइफस्टाइल, ओह जिस पे हम ज़्यादा गौर नहीं करते। हम देखते हैं कि आपकी फैमिली में क्या हिस्ट्री है, और जी बिल्कुल वो भी थे, ये ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन मेजॉरिटी जो हमारा हेयर लॉस है वो हमारे जेनेटिक्स की वजह से नहीं है, मेजॉरिटी है उसकी वजह ये है कि हमारी लाइफस्टाइल कैसे है। जो मैंने लाइफस्टाइल आइडेंटिकल ट्विन की बात की ना, जी अब होता यह है कि आइडेंटिकल ट्विन के जो जेनेटिक्स हैं दे एग्जैक्टली द सेम, उनमें फ़र्क नहीं होता। तो ओके इसके बावजूद हम देखते हैं कि जब वो ट्विन्स बड़े होते हैं, उनके अगर एक फ़र्ज़ करें ट्विन उसकी हेल्थी ईटिंग है और फिज़िकल एक्टिविटी ठीक है, नींद पूरी कर रहे हैं, स्ट्रेस में नहीं रह रहे, तो उसके बाल निस्बतन अच्छे हैं। और जो स्ट्रेस में है या खुराक ठीक नहीं है, नींद पूरी नहीं हो रही, तो उसके उनके बाल देखा जाता है कि उनके बाल ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। अच्छा और आप देखिए रात के वक्त स्क्रोलिंग करना पूरी रात, रात को 2 बजे सोना। अभी कल ही मेरे पेशेंट आया था, ही वाज लेट टीन्स, हाँ और बता रहे कि रात के 2 बजे तक स्क्रोलिंग होती है। अच्छा ज़ाहिर है उसका असर आपकी बॉडी पे असर पड़ेगा। ऑब्वियसली स्क्रोलिंग, हम जो लेट नाइट कर रहे हैं, नींद हमारी पूरी नहीं हो रही, नींद बार बार दरवाजे पे दस्तक दे रही है कि भाई फोन रख दे, मुझे अब सो जा तू, तो हम नहीं कर रहे होते, हम स्क्रोलिंग में होते हैं, तो ऑब्वियसली उसके साइड इफेक्ट्स तो हमारी बॉडी पे कहीं ना कहीं तो वो नजर आनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताइएगा, ये जो ट्रीटमेंट है, हेयर ट्रीटमेंट जो चल रहे होते हैं, जिसमें हम बार बार ये हेयर कलर करवाने लग जाते हैं, या मर्दों की बात करें तो ब्लो ड्राई बहुत ज़्यादा करवाते हैं, ख़वातीन भी ऑब्वियसली स्ट्रेटनर का या स्टाइलिंग के लिए ये ज़्यादा जो हीट वाले चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो डिफरेंट केमिकल या स्प्रे या जेल वगैरह, ये चीज़ें भी हमारे बालों को डैमेज करती हैं, वीक करती हैं, हेयर फॉल का सबब बनती हैं? जी, बिल्कुल बन सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उसको एक मेजर फैक्टर करना वो शायद मुनासिब नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका कोई किरदार नहीं है, और स्पेशली अगर फ़र्ज़ करें कोई बिल्कुल नई ट्रीटमेंट आई हो तो उस पे थोड़ी-सी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि वो कई सब्ज़ बात दिखाते हैं और जो उसके पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनका ज़िक्र कम किया जाता है। तो अगर कोई नई ट्रीटमेंट है तो मेरे ख्याल में एहतियात करनी चाहिए, लेकिन उससे बड़ा जो फैक्टर है वो है जो
मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेशन निशास्ता ग़िज़ा जो हमारी है, जी। और उनकी कमी, आप याद रखें कि जो हमारे बाल हैं ये बेसिकली प्रोटीन से बने हुए हैं, और अगर प्रोटीन की मिकदार कम है, या अगर आप ऐसी दवाई ले रहे हैं मसलन जो जी। स्टमक एसिडिटी को कम करती है, तो ऐसी दवाई जो है उसके साथ साथ फिर आपकी बॉडी में जो प्रोटीन की डाइजेशन है और अब्सॉर्प्शन है वो मुतासर होती है। सो कंपेयर टू हेयर प्रोडक्ट्स, मैं समझता हूँ कि जो बाकी हमारे लाइफस्टाइल जी। फैक्टर हैं उनका किरदार ज़्यादा है। हेयर प्रोडक्ट्स मे प्ले अ रोल बट नॉट अ सिग्निफिकेंट रोल ये जो कंपेरेटिवली हम कम। मल्टीपल शैम्पू यूज करते हैं, जो मार्केट में हम देखते हैं कि रंग बिरंगे बहुत सारे शैम्पू आए हुए होते हैं, उससे भी बिल्कुल। हमारे बाल खराब हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं, झड़ सकते हैं। नॉट अ मेजर फैक्टर। इस आप ये कहें कि उसमें एक बहुत बड़ा किरदार है बालों के झड़ने में। चंद लोग में शायद वो को हाई सेंसिटिविटी हो या कुछ इस तरह, लेकिन जनरली दैट्स नॉट द मेजर रीजन। और मैं कोई खास जिस तरह होता है ना शैम्पू रेकमेंड नहीं करता। हाँ, अगर आप ओवरऑल हेल्थ के हवाले से आप सल्फेट फ्री शैम्पू इस्तेमाल करना चाहें, पैराबीन फ्री इस्तेमाल करें, वो एक अलग बात है, लेकिन आप कहीं बिल्कुल मखसूस ये एक कॉज है और मेजर कॉज है हेयर लॉस की, दैट वुड नॉट बी रीजनेबल। बच्चों में हम जो देखते हैं कि बाल उनके घने नहीं होते, बहुत पतले होते हैं, यानी कि ज़्यादा थिक नहीं होते, या फिर झड़ रहे होते हैं, तो उसकी क्या वजह है? मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर आप 50 साल पीछे 70s की कोई फिल्म निकालें, चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे अमेरिकन मूवीज है, जी। तो आप देखें एवरेज वजन क्या था और आज वजन क्या है। चाहे वो बच्चों को आप देखें, हाँ। टीनेजर्स को देखें या एडल्ट्स को देखें। देखिए हमारे तकरीबन गुज़श्ता 50 सालों में मेरे ख्याल में एवरेज वेट जो है ना कम से कम 20 से 25% बढ़ा है। तो और ये सब एज क्लासेस में है। अमेरिका में अब 25% जो बच्चे हैं उनको फैटी लिवर है। फैटी लिवर से भी आपके बाल झड़ने का इम्कान बढ़ता है। और जितना वेल ऑफ है, मतलब उनमें मैंने बहुत सारे मेरे पेशेंट्स ऐसे हैं जो 15 की एज में उनके बाल कमजोर हैं, या मोटापा है, उनके बॉडी में फैटी लिवर आहिस्ता हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पाई जाती है। सो वो जो लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आते हैं, और ये देखें कि जो आजकल बच्चे हैं जी। उनको हम किस उम्र में शायद आपने और मैंने फास्ट फूड शायद ट्राई किया था लेट एज में जाकर। आजकल तो 8 साल के बच्चों को, 6 साल के बच्चों को हम फास्ट फूड पे लगा देते हैं, मीठा खिलाएंगे और हम ट्रीट देंगे। ट्रीट तो होता है ना कि हफ्ते में एक दफा, महीने में एक दफा होगा। जी। आज डेली हो रही है। स्कूल में जाते हैं तो वो कैंटीन से क्या क्या नहीं लेते। तो मेरे ख्याल में, और ये तो है बालों का एक अहम फैक्टर है, बाकी भी अगर आप सेहत देखें तो आजकल जो बच्चों की सेहत है, टीनेजर की सेहत है, वो कोई इतनी बहुत ज़बरदस्त नहीं है। और उसका ट्रेंड अगर हम अमेरिका की तरफ देखें तो काफ़ी एक स्केरी सिनेरियो है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है बालों के हवाले से, जी। ओवरऑल सेहत के हवाले से। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग ज़्यादातर कैप का इस्तेमाल करते हैं, कैप पहने रखते हैं, उससे भी बाल खराब हो सकता है? नॉट यूजुअली, दैट वुड बी क्योंकि नॉर्मली हम वेरी। सुनते हैं, हम ये चीज़ सुनते आए कि जो लोग ज़्यादा कैप पहनते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली उनके जो उनका स्कैल्प है, बाल है उनके, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल का खतरा जो है वो बढ़ सकता है। नॉट अ मेजर फैक्टर। अगर आपने बहुत ही टाइट अगर कैप पहनी हुई है, फिर तो लगातार बात है, शायद आप कह सकते हैं कि उसमें कोई है, उसका किरदार है, मगर ओवरऑल दैट्स नॉट अ मेजर रीजन। और इस पे मैं पेशेंट्स को जिस तरह होता है ना कि बाकायदा मशवरा देना कि जी आज से आपने कैप बंद करनी है, वो वाली बात नहीं है कि क्योंकि आप और खासकर वो खवातीन जो पूरा दिन स्कार्फ लिए रखती हैं। अब देखिए ये जो अभी मौसम चल रहा है, गर्मी है बहुत ज़्यादा, स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, और मुसलसल वो ऑफिस में अगर मुसलसल स्कार्फ करती हैं, सुबह से शाम तक उन्होंने स्कार्फ किया हुआ है, जब घर जाएंगी तभी वो ऑब्वियसली उतारेंगे और बालों को ज़रा हवा लगेगी, तो इससे भी तो डैमेज होने का खतरा होता है ना, कि आपको स्वेटिंग मुसलसल आपके सर में हो रही है, आपने स्कार्फ किया हुआ है। नहीं, देखिए जो बालों की जो सेहत है, जो मेन सेहत है, वो जड़ों से आएगी, वो जड़ों से आएगी। ठीक है, ये जो बाल आपके नजर आते हैं ना, दे आर डेड टिश्यू। जो अंदर ग्रोथ है वो जड़ों से हो रही है, वहां से elongation हो रही है, बाल लंबे हो रहे हैं। सो
दैट इज नॉट अ मेजर इशू, ठीक है। अगर आपको स्वेटिंग हो रही है, हारिश हो रही है, उसकी वजह से अगर फर्ज करें आपको कोई फंगल इन्फेक्शन है, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन अगर यानी आपको कोई स्किन इशू हो सकता है, कोई उसको इन्फेक्शन, एलर्जी। ठीक, देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात कर रहे हैं कम उम्र में गंजेपन का लोग शिकार हो रहे हैं। वजह क्या है कि हम पहले बड़े बुजुर्गों का सुनते थे कि उम्र के साथ साथ जो है वो बालों का झड़ना या गंजेपन का आना, लेकिन अब कम उम्र में ये सिलसिला हमें देखने को सुनने को मिल रहा है। रीज़न क्या है, इस हवाले से जान रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर मज़हर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ लोग जो है वो फिर जाते हैं। आप कब रेकमेंड करते हैं, अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपके बाल कम हो रहे हैं, गंजेपन का शिकार हो रहे हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ आप कब रेकमेंड करते हैं? वो डिपेंड करता है। जनरली मैं यूँ कह सकता हूँ कि जितनी आपकी कम उम्र है, उतने हम्म। ज़्यादा हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएँगे और ठीक है। मेडिकल इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएँगे। और हाँ। जितनी ज़्यादा उम्र है, उतने ज़्यादा फिर हम हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएँगे। लेकिन इट डिपेंड्स, अगर आपकी कम उम्र में बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, तो 20 साल, 22 साल की उम्र में भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। और ऐसे भी लोग हैं जिनकी 40 साल उम्र है, महदूद हेयर लॉस है, तो उनको भी हम फिर रेकमेंड करते हैं। मसलन जिस तरह एक्सोसोम्स है, पीआरपी है, पीआरजीएफ है, माइक्रो नीडलिंग है, तो डिफरेंट अच्छा, यानी कि ट्रीटमेंट मोड। बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट जाने से पहले आप बाकी ट्रीटमेंट जो हैं वो रेकमेंड करते हैं, जो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स निकले हुए हैं, माइक्रो नीडलिंग आप कह रहे हैं, पीआरपी, इस तरह के जो। जी, उसमें ये होता है कि जो आपके मौजूदा बाल हैं, उनका दुरानिया बढ़ाया जा सकता है। अगर आपके बाल अच्छा। चपटे हैं, तो उनका अच्छा। टाइम बढ़ाया जा सकता है। तो हम्म। वो उसको स्लो डाउन किया जा सकता है और कुछ पेशेंट्स में बाकायदा तो ये रीग्रोथ भी पीआरपी होता है। थेरेपी क्या है, ये किस तरह, ये इससे क्या फ़ायदा होता है, ये क्या है बेसिकली? जी, पीआरपी या पीआरजीएफ, ये दोनों ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो आपके अपने खून में जो रिपेयर मैकेनिज्म है, उसको हम कंसंट्रेट करते हैं और जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, हाँ। उनकी मिकदार बढ़ाते हैं हम्म। और फिर उनको स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। इसके साथ-साथ जिस तरह एक्सोसोम्स हैं, वो भी हम्म। इस्तेमाल करते हैं और ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं जहाँ से हम आपके बालों की जो जड़ें हैं, उनको हम्म। मजबूत करते हैं। ओके। अच्छा, कुछ लोग घरेलू टोटके शुरू कर देते हैं बालों के लिए। उनको अगर हेयर फॉल हो रहा है, बाल वीक हो रहा है, डैमेज हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए घरेलू टोटकों का इस्तेमाल, तो ये आप जो टोटके हैं ये आप रेकमेंड करते हैं कि ठीक है आप घरेलू टोटके भी कर लें, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है? प्रोबेबली साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे, लेकिन हम्म। प्रोबेबली भी नहीं होगा। देखिए, अगर ये घरेलू टोटके अगर इतने कामयाब होते तो ये चीज़ें बिकती। इनका फिर जो है ना, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उन्होंने फिर इसका जो खास एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसको जी। लेकर फिर दवाई की शक्ल में बना देना था। क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसा, अगर वाकई अगर उसका कोई असर है, तो जी। लाजमी इस पे जो है ना मोनेटाइज कर लेना था। तो उसमें मेरे ख्याल में खतरा कोई नॉर्मली नहीं होगा। आप कहें कि जो मनफी उसका कोई असर होगा वो नहीं, लेकिन मुस्बत असर भी नहीं होगा। आप कहें कि अच्छा, उसके यानी अगर से कोई फ़ायदा हो ना हो, हम ये कह सकते हैं कोई नुकसान भी ज़्यादा नहीं होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये हम कह सकते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये FUT और FUE, ये एक टर्म हम सुनते हैं, इसको ज़रा बता दीजिएगा, एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ये क्या है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है जानना। एफयूटी जो है ना, ये पुरानी मेथड है जहाँ पर हम एक स्ट्रिप उतारते हैं सर के बैक साइड से और साइडों से, हम्म। और फिर बाकायदा स्टिचिंग होती है और फिर वो एक लीनियर स्कार जो है ना आपके सर के स्कल्प में रह जाएगा। और हम्म। अगर आप बाल छोटे रखते हैं तो वो नुमाया होता है, और कई दफ़ा वो स्कार बहुत ज़्यादा भी नुमाया होता है। हम्म। एफयूटी में हम कोई स्टिचिंग नहीं करते, वहाँ पर हम एक राउंड इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम एक-एक फॉलिकल को इंडिविजुअली निकालते हैं जड़ों समेत। हम्म। और उसका फ़ायदा ये होता है कि कोई स्टिचिंग नहीं होती, कोई लीनियर स्कार नहीं होता। हम्म। तो इवन अगर आप बालों को बहुत छोटा भी रखना चाहें, इवन हम दाढ़ी के बाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और तब भी अक्सर पता नहीं चलता कि इस पेशेंट के बाल लिए गए हैं दाढ़ी से, इतना वो स्कार कम नज़र आता है। So अच्छा। it's a much safer method, and it's a much more हम्म। it's far less visible method। और बाल आप छोटे भी रख सकते हैं, तब भी नहीं पता चलता है। बल्कि हम मर्दों में चेस्ट के भी बाल ले लेते हैं, बेली के भी बाल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम्म। आपका डोन बढ़ जाता है एफयूई से। ये लेटेस्ट टेक्निक है और ये भी आप तकरीबन 25-26 साल पुरानी टेक्निक है। अच्छा, अभी क्या कोई जदीद टेक्निक्स भी आई हुई हैं हेयर ट्रांसप्लांट की?
नॉट वेरी रिसर्च। आप मतलब आप थोड़ी सी रिफाइनमेंट कर सकते हैं एफयूए लेके आपके कि फंडामेंटली कोई एक नई मेथडोलॉजी आई हो। मुझे पता है काफ़ी सारे क्लिनिक्स और डॉक्टर्स यूं प्रेजेंट करते हैं कि जिस तरह की एक बहुत ही नई चीज़ उनके पास एडवांस चीज़ आ हाँ गई है। फंडामेंटली एफयूई इज अराउंड हाँ 25-6 years old, और उसमें कोई आप कहीं को जो अहम कोई डेवलपमेंट हुई हो वो अभी इस वक्त नहीं है। अच्छा ऐसे जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स में चेंजेस आए हैं, लेकिन सर्जरी जो है ना वो इसेंशियली वो ही है। अच्छा उसमें कुछ ऐसे वो नहीं आया, ठीक। तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या हम कह सकते हैं कि दोबारा से हेयर फॉल नहीं होगा या गंजेपन की तरफ नहीं जाएंगे, या हो जाता है? ये बहुत अहम सवाल है। जो बाल लगाए जाते हैं हम्म। वो अमूमन मुस्तकिल होते हैं, ठीक है, वो अच्छा। तकरीबन लाइफ लॉन्ग होते हैं, परमानेंट डेकेड्स के हिसाब से चलते हैं। ओह। लेकिन याद रहे कि जो आपके अपने नॉन ट्रांसप्लांटेड बाल हैं, हाँ उनमें तो आपने जो रूटीन थी, जिस रफ्तार से वो गिर रहे हैं, अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करते जी। तो वो तो बाल के जड़ेंगे, क्योंकि उनको कोई सहारा नहीं दिया गया। तो हम्म। हेयर ट्रांसप्लांट जो नए बाल हैं वो तो अमूमन मुस्तकिल होते हैं, परमानेंट होते हैं। जो नॉन ट्रांसप्लांटेड बाल हैं वो अपने हिसाब से जड़ते जाएंगे। अच्छा यानी फिर उसकी जगह पे फिर दोबारा जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट कराने पड़ेंगे ताकि सारे इक्वल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अक्सर औकात पेशेंट्स इस बात को, और कई दफ़ा क्लिनिक्स भी इस बात को स्ट्रेस नहीं करते। मैं पेशेंट्स को बाकायदा कहता हूँ कि देखें, हम ये तो बाल लगा रहे हैं, अगर आपके फ्रंट पे मसलन बाल चढ़े हैं, चलो जी। ये तो हमने लगा दिए, लेकिन और 2 4 8 सालों के बाद आपके मजीद बाल चढ़ेंगे, और लाइकली है, अब ये ना चांसेस हैं पता कि चले आप। आगे जो बाल लगवाए हैं वो घने हैं और आपके पीछे से बाल झड़ना शुरू हो जाए, वीक हो जाए, पतले होने लग जाए, तो वो तो बहुत ऑकवर्ड लगेंगे। हाँ, और इसलिए जो आपका डिज़ाइन का एस्पेक्ट है ना हेयर हाँ ट्रांसप्लांट में, आपको डिज़ाइन ऐसे करना है पेशेंट की उम्र मद्देनजर रखते हुए, हाँ। और जो फ्यूचर हेयर लॉस है उसको भी देखना है, हम्म। और साथ साथ आप ये भी देखना है कि डोनर ईयर अवेलेबल कितना है। अब बहुत सही। सारे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि दूसरी क्लिनिक में हमें तो 5,000 6,000 4,500 4,000 ग्राफ्ट आ गए, जबकि वो इतने बाल लेने से वही होगा जिस तरह आपने कहा कि फ्रंट पे तो बाल अगर गए हैं हाँ तो बाद में बाल जड़ेंगे तो बिल्कुल एक ऑकवर्ड अननेचुरल रिजल्ट ऑब्वियसली, नजर क्योंकि आएगा। ऐसा नॉर्मली होता है ना, अगर पीछे बाल ज्यादा हो आगे कम हो तो चलो चल जाता है, गुजारा हो जाता है, लेकिन आगे बाल बिल्कुल। घने हैं पीछे आपके बाल पतले हैं तो वो तो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। बहुत ऑड लगता है, बिल्कुल या एग्जैक्टली। ओके। अच्छा कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं अगर कोई हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाए, कोई इन्फेक्शन का हो जाना या इस तरह के कोई इशू हो सकता है? जब भी आप स्किन को ब्रीच करते हैं तो हम्म। इन्फेक्शन का इम्कान होता है। ये आपको ये कहे कि जी कोई इसमें पोटेंशियल रिस्क नहीं है, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। हम्म। उस सूरत में एंटीबायोटिक्स देकर क्लियर किया जाता है। ठीक लेकिन है। इसमें आप ये ध्यान में रखें कि पाकिस्तान में, और ये बल्कि पूरी दुनिया में एक ट्रेंड है, इवन यूरोप में भी हम ये अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड देख रहे हैं। जी। बहुत सारे केस ऐसे हैं जहाँ पर डॉक्टर की ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट है, और कई दफ़ा तो डॉक्टर मौजूद ही नहीं होता। मतलब हम्म। ट्रांसप्लांट देना तो बहुत दूर की बात है, वो उस क्लिनिक में मौजूद नहीं होते। तो उससे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि ऑल दो द रिस्क इज लो, जी। लेकिन को किसी वक्त भी दवाई के साथ कोई भी रिएक्शन हो सकता है, और हम्म। वहाँ पर ऐसे हालात में डॉक्टर का मौजूद होना निहायत ज़रूरी है। ओके। अच्छा आप साथ में क्या कोई मेडिकेशन या कोई डाइट कुछ इस तरह की भी प्लानिंग देते हैं कि आपने ये साथ दवाई खाते रहना है या ये अपनी डाइट का ख्याल इस तरह से रखना है, कोई ऐसी भी रिकमेंडेशन होती है? मैं तो हमेशा रेकमेंड करता हूँ डाइट लाइफस्टाइल चेंजेस आपके बालों, मतलब ट्रांसप्लांटेड बालों की खातिर नहीं, लेकिन जी। ओवरऑल आप हेल्थ, जिस तरह हमने बात की है कि आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो आपके बालों पे भी असर करेगी। यस। तो अगर पेशेंट्स ज़्यादा हेल्थी होंगे, हम्म। यानी कि हेल्थी मेडिकल सेंस, नॉट जिसको हम हेल्थी बोलते हैं मोटापा, हम्म। पर पेशेंट ज़्यादा हेल्थी होंगे तो जो उनका हेयर लॉस है उसकी रफ्तार भी कम हो सकती है, हम्म। और बल्कि कुछ भी हो सकती है। So I definitely recommend patients they should live a ठीक। healthy life. तो डॉक्टर साहब हेयर ट्रांसप्लांट से पहले या कोई भी आप ये हेयर ट्रीटमेंट से पहले क्या कुछ पहले टेस्ट वगैरह कोई ये चीज़ें करते हैं? और तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि बहुत सारे टेस्ट किए जाएं हेयर ट्रांसप्लांट से पहले या हेयर लॉस की वजह से। जी। मर्दों में डिपेंड करता है उनकी सिचुएशन में, क्योंकि मर्दों में शायद इतनी ज़्यादा डिफिशेंसी आमतौर पे नहीं पाई जाती, तो वो फिर हम पूरी फैमिली हिस्ट्री लेकर, पेशेंट की अपनी हिस्ट्री लेकर
उसके मुताबिक ये ऐड करते हैं खासकर कि जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए रेकमेंड करते हैं ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट? जी हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम फिर ये भी रेकमेंड करते हैं कि आप अपने शुगर को कंट्रोल करें। अक्सर औकात क्योंकि बड़ा उनका होता है होता ना, है। जरा सा भी कोई कट लग जाए, कुछ इशू, तो वो बहुत ज्यादा फैल जाता है, जल्दी रिकवर नहीं वो कर पाते, तो इस चीज का हाँ, ख्याल लेकिन रखना। इन प्रैक्टिकल अगर आप मेडिकल गाइडलाइंस के मुताबिक अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करें तो अमूमन उसका इशू नहीं होता। जिसकी आप बात कर रहे हैं वो है जब पाँव में न्यूरोपैथी होती है, तो जख्म हो जाए, जख्म का पता ना चले, वो इन्फेक्ट हो जाए, कंट्रोल नहीं हो पाता। तो चूंकि स्कैल्प में वो सिचुएशन नहीं होती तो अमूमन वो इशू नहीं होता। बट ऑब्वियसली आपको मेडिकल गाइडलाइंस और जो जरूरी है। प्रिकॉशंस है जी, आपने जरूर तो आपने देख उसकी तो मतलब टेक इनटू अकाउंट सही, दोज थिंग। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जो खवातीन हेयर ट्रांसप्लांट के बजाय वो जो परमानेंट कुछ हेयर एक्सटेंशंस निकली हुई हैं उसकी तरफ जाती हैं, तो आप क्या वो रेकमेंड करते हैं कि उन एक्सटेंशंस की तरफ जाएं, कि आप अपने बालों के साथ अलग से एक वजन उठा के घूमेंगे और परमानेंट वो लगवाती हैं? बहुत ज़रूरी सवाल है। अगर तो फ़र्ज़ करें आपने कभी कभार अभी कोई फंक्शन है, कोई शादी है, तो आपने साल में 2 या 4 दफ़ा कर लिया, आर्ज़ी लगा हाँ, लिए वो तो फिर। आर्जी होती है, हाँ वो आप बाद में उसको रिमूव कर सकते लेकिन हैं। जो अभी ट्रेंड चल रहा है, आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज अगेंस्ट इट। ये आपके बालों पे मुसलसल खिंचाव रहता है, बेशक उसका ज़्यादा वज़न नहीं है, मगर खिंचाव रहेगा और फिर बाद में परेशानी देखने के बजाय बेहतर ये है कि आप उस तरफ जाए ना, जिससे बाद में आपको काम अच्छा, आए। उससे बाल यानी हमारा अपना जो है वो खराब हो सकता है, यानी मुसलसल एक चीज उसके साथ एक्स्ट्रा आपने रखी हुई है। बिल्कुल। हम्म, ठीक हो गया। ओवरऑल जो ये गंजेपन का इशू, हेयर फॉल का नौजवानों में आ रहा है, इसके लिए आप क्या एडवाइस क्या देते हैं, क्या रेकमेंड करते हैं डाइट के हवाले से या बाकी जो प्रोडक्ट को लेके जो केयर करनी होती है? देखें, जो खुराक हमारी 50 साल पहले थी, उस पर अगर हम्म, आप वापस आए, तो आपकी सेहत, आपका वज़न कम होगा, आपकी स्किन हम्म, बेहतर होगी, आपके बाल हम्म, बेहतर होंगे, वज़न कम होगा, फैटी लेवल कम होगा। तो हम्म, यानी कि ये जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, हम्म, बिस्किट, चॉकलेट, आइसक्रीम, स्मूदीज़, अभी मीठा योगर्ट जो हम आजकल, मतलब है, आप खुद देख लें कि हफ्ते में कितने दफ़ा हम मीठा खा रहे होते हैं, कितनी दफ़ा हम फ्रूट्स खा रहे होते हैं, जी, और कल्चर किस हद तक बड़े शहरों में फैल गया है। और हम्म, कॉफ़ी के साथ-साथ फिर हमने कोई केक वगैरह तो लेना है या हम्म, कोई और आइटम तो लेना है। तो हम्म, हेल्थी लाइफ़स्टाइल जो है ना, खुराक को ठीक करना, नींद को ठीक करना, जी, दे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, वेरी इम्पोर्टेंट। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम अक्सर ऑयलिंग करते हैं, हेयर ऑयल लगाते हैं, मोस्टली ख़वातीन रात को लगा के पूरी रात उसको छोड़ देती है, दिन को जो है उसको वॉश करती हैं, तो ये ज़्यादा टाइम के लिए बालों पे या स्कैल्प पे ऑयल लगा के रखना ये सही है? दैट्स फाइन, इट्स वेरी अनलाइकली टू कॉज़ हम्म, एनी प्रॉब्लम्स। आप कहें कि बाल आपके झड़ेंगे, हम्म, शायद उसका कोई फ़ायदा भी ना हो, लेकिन अगर आपको लुक्स में बेहतरी फ़ील होती है, बालों का हम्म, फॉल या स्टाइलिंग क्योंकि आपको, कुछ ऑयल ऐसे होते हैं डॉक्टर साहब, अगर मैं अपना आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूं, कुछ ऑयल ऐसे होते हैं बाज़ दफ़ा हम वो थोड़ा सुस्ती कर जाते हैं कि अच्छा अब लगाया है सुबह इसको वॉश कर लेंगे, अब रात को क्या वॉश करना। तो नॉर्मली जो मैंने खुद फील किया, बाल आपका रफ हो जाता है, मतलब वो बाल जो पहले आपका बड़ा स्मूथ सिल्की सा होता है, अगर ज़्यादा टाइम के लिए आप उस पर ऑयलिंग छोड़ देते हैं तो वो अजीब सा वो खुरदरा टाइप का आपको फील होने लग जाता है, रफ सा। हाँ, इसमें मैं हमें थोड़ा-सा डिस्टिंग्विश करना है। हाँ, बालों की फ़ील बालों की फ़ील और बालों की हेल्थ, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसकी हम्म, मैं मिसाल अक्सर ये देता हूँ, अगर आप किसी दीवार पे वॉलपेपर चेंज कर दें, वो उसकी जी, लुक्स में फ़र्क आएगा। दीवार की मज़बूती में फ़र्क नहीं आएगा, हाँ, ठीक है? बालों की फ़ील, अगर आप कोई प्रोडक्ट या तेल इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा स्मूथ हो गया या हम्म, रफ़ हो गया, तो हम्म, दैट इज़ अबाउट हाउ इट लुक्स और हाउ इट फ़ील्स। हम्म, बालों की सेहत जो है ना, एक्चुअल सेहत वो आपकी जड़ों से होगी। तो ठीक हो। आपको कैसे दिख रहा है, आपको वॉलपेपर एक शायद अच्छा लगे, दूसरा आपको वॉलपेपर अच्छा ना लगे, तो वो आपके टेस्ट पे है। अगर आप कहती सही। हैं कि मेरे अच्छा, हम मैं देखते हैं ऑयलिंग, कुछ लोगों के स्कैल्प जो है, यानी कि उनके जो बालों की सेहत की अगर मैं बात करूं, तो वो ऑयली होते हैं, और कुछ लोगों के जो स्कैल्प है वो बड़े ड्राई होते हैं, तो इन दोनों में हेल्दी कौन सा है? जरा पैगाम की सूरत में इसका जवाब दे दीजिएगा। नो, आई थिंक दैट इज़ मोर मैटर ऑफ हैविंग एन इन्वेस्टिगेशन। डॉक्टर को दिखाएँ, हम्म, उसकी प्रॉपर असेसमेंट कराएँ कि हम्म, क्या ये सिचुएशन है। एक जनरल इस तरह मशवरा देना और फिर लोग उस पे अमल करना शुरू कर दें और शायद वो उनके लिए फिट ना आए वो मशवरा, तो वो ठीक नहीं है। आई ठीक वुड हो से गया। हैव
जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर माजिर साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, ऑब्वियसली हमने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, उसमें हमारी स्किन की बात करें, बालों की बात करें, और जो हमारा लाइफस्टाइल है हमें उसको ज़रा सा उस पर फोकस करने की हमें ज़रूरत है कि हम जो खा रहे हैं, जो लगा रहे हैं, वो कितना हमारे लिए मुफीद है। इसका अगला टॉपिक बड़ा ही अहम है, वक्त की ज़रूरत है, मस्बत अल्फाज का चुनाव जो है ना वो बड़ा मैटर करता है कि आप कहाँ क्या बात कर रहे हैं, किन अल्फाज का आपने चुनाव किया हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नॉर्मली हम बात तो बड़ी अच्छी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो तलफ़ुज़, जो अल्फाज, जिन अल्फाज का हमने चुनाव किया होता है वो इतने सख्त होते हैं या इतने लोकल टाइप के होते हैं कि वो बात का असर नहीं रहता, या वो बात की जो खूबसूरती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, या आपकी शख्सियत पे उसके बड़े गहरे असरात जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। तो मस्बत सोच का, मस्बत अल्फाज का इंसान की शख्सियत पे इसका क्या असर पड़ रहा है, अपने रवैयों को किस तरह से ये जो अल्फाज इनके थ्रू हम अपने रवैयों को मजबूत बना सकते हैं, खुशाइन बना सकते हैं, और जो हमारा एक ज़हनी तनाव है, ज़हनी दबाव है, उसको अपनी मस्बत सोच और मस्बत अल्फाज के साथ किस तरह से इस तनाव को कम किया जा सकता है, या परेशानी को कम करने में ये जो हमारे अल्फाज हैं, हमारी जो गुफ्तगू है, अंदाज़े बयां है, ये कैसे मदद करते हैं, और बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है कि हम उनको ट्रेन करें अपने अल्फाज के थ्रू, अपने जो हमारे एक्शंस हैं, हमारे जो रवैये हैं उनके थ्रू, और इसमें हमारे पेरेंट्स का, हमारे टीचर्स का, हमारे जो लीडर्स हैं उनका कितना अहम रोल है। क्योंकि बच्चे जो हैं उनको बताने से वो नहीं सीखते, जो वो देख रहे होते हैं वो उसको रिपीट करते हैं, वो उससे सीखते हैं। तो ये तमाम तो चीज़ें आज हम डिस्कस करते हैं। और फिर सोशल मीडिया का दौर है, वहाँ पे हर तरह की ज़ुबान, हर तरह के अल्फाज, हर तरह की सोच जो है वो हमें वहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि ऑब्वियसली बाज़ हम दफ़ा कहते हैं कि बड़ी वो मस्बत है, लेकिन ज़्यादा हद तक देखें तो वो बड़ी ख़तरनाक भी हमारे लिए साबित हो रही है, हमारे रवैयों पे वो बड़ा असरअंदाज हो रही है। तो आइए ज़रा इस पर बात कर लेते हैं, इन डिटेल ज़रा इस पर जान लेते हैं। इस पर डिस्कशन के लिए हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। मुदस्सिर नवाज़ मलिक साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब आपके तशरीफ़ आवरी का। बताइएगा कि अल्फाज का चुनाव कितना मैटर करता है इस वक्त, जो मैं मौजूदा दौर की बात करूँ, जहाँ हम कहते हैं पढ़ा लिखा मुआशरा है, इस पढ़े लिखे मुआशरे के अंदर मस्बत अल्फाज और इंसानी शख्सियत, इन दोनों का आपस में कितना गहरा ताल्लुक है? कहाँ से लाऊं हर रोज़ एक नया दिल, हाय हाय कहाँ से लाऊं हर रोज़ एक नया दिल, तोड़ने वालों ने तमाशा बना रखा है। क्या बात है। तो ये आपके जो आपने क्वेश्चन किया उसका जवाब इसमें अब इसकी डेप्थ में जाते हैं। हाँ। कि वाकई अल्फाज का चुनाव, आपका बोलने का अंदाज़, आपका लहजा, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपके सिर्फ अल्फाज अच्छे होना और आपका लहजा अच्छा ना होना वो भी काउंट किया जाता है, आपका इखलाक अच्छा ना होना वो भी काउंट किया जाता है। ये सारी चीज़ें जब आपस में एक जुड़ती हैं तो तब जाके पूरा आपकी बात का असर भी होता है और आपके अल्फाज का सही वज़न भी होता है। अगर आपका तलफ़ुज़ या आपकी, सपोज मैं एक मिसाल देता हूँ कि जैसे मैं अगर किसी बच्चे को, अपने बच्चे को कुछ समझा रहा हूँ और गुस्से से समझा रहा हूँ और उसको डांट के और खुद ही बदतमीज़ी से अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, तो वो बच्चा सीखेगा नहीं, बल्कि वो मेरे तवक्को करूं कि वो अच्छे अंदाज में बात करे। उसने तो मुझे फॉलो करना है, मुझे फॉलो करना है। तो वो जब वो मुझे देखेगा कि मेरे साथ ऐसे हो गया तो उसने भी ऐसे ही करना है। तो जब मैं उसको अपने बच्चों के साथ भी आपसे बात करनी चाहिए, सबसे पहले तो मेरे को तुम नहीं करना चाहिए। अच्छा, जब आप घर में आप जनाब करते हैं तो बच्चे जब बैठ जाते हैं तो वो भी इसी तरह का वर्ड यूज़ करते हैं। जब हम तुम तू शू करते हैं, यहाँ हमारे यहाँ तो कई इलाकों में तो गाली से स्टार्ट लिया जाता है, ऐसा भी है। और वही बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे भी अक्सर हमने देखा है, वो कोई उसरा नहीं दे रहे होते कि इसको गाली देनी है, लेकिन उनका एक तकिया कलाम बन जाता है, तकिया बन जाता है, और उन बच्चों को ये भी पता नहीं होता कि हम गुनाह कर रहे हैं। तो दैट्स वाई सबसे पहले के तलफ़ुज़ का चुनाव घर से स्टार्ट होगा। माँ बाप, मियाँ बीवी की गोद बच्चे की पहली दरस है। सबसे पहले माँ की गोद में मियाँ बीवी का आपस में अल्फाज का चुनाव कैसा है, उनका आपस में ताल्लुक कैसा है, वो एक दूसरे से मुखातिब कर रहे हैं या वो एक दूसरे से कैसे बोलते हैं, वहाँ से ये ट्रेनिंग स्टार्ट शुरू हो जाती है। अगर वो बच्चा अभी छोटा भी है या भी बच्चे ने सुना नहीं भी है या देखा नहीं भी है, तो तब भी अगर आपका मियाँ बीवी का आपस में ले जा या तर्ज या रवैया ठीक नहीं है, तो वो उस बच्चे पे पहले दिन से ही असर होना शुरू हो जाएगा। नरम गुफ्तगू ये कितनी ज़रूरी, ठीक है अल्फाज का चुनाव भी हमने बड़ा अच्छा कर लिया, लेकिन वो लहजे में एक सख्ती से आई हुई है, तो उन अच्छे अल्फाज का फिर क्या फ़ायदा। तो नरम लहजा, नरम गुफ्तगू ये कितनी ज़रूरी है, साथ कि लहजा भी ज़रा नरम रखा जाए। देखिए, हमारे यहाँ का ख़ातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से सबसे अच्छा वो है जिसका इखलाक अच्छा है।
मेरे नज़दीक सबसे मेरे करीब वो है कि जिसका इखलाक इखलाक अच्छा है। बिल्कुल। तो इखलाक मैं तो अक्सर कहता हूँ, इससे पहले भी कई प्रोग्राम में कहा है कि इखलाक 24 घंटे फ़र्ज़ है, 24 आवर फ़र्ज़ है कि जिस टाइम जो भी जिस वक्त भी जो भी आपसे कोई ऐसी बात हो, हालात जैसे भी आते हैं, हालात जैसे भी हो, आपने जवाब उसको इखलाक से देना है। अच्छा, आपके पास कोई बंदा सख्त रवैये में भी आया या लड़ने में भी आया, लेकिन आप जब उसको इखलाक से पेश आते हैं तो आधा तो वो वहीं वो कूल खुद ही डाउन, शर्मिंदा हो जाते हैं, मैं इतना इसके यार मैं ऊपर इससे इतना वो करें तो हाँ, कूल आधा तो कूल डाउन हो जाता है, तो आधा मसला फिर बैठ के हल हो जाता है। तो ये इखलाक बहुत ज़रूरी है। इखलाक के बारे में, और इखलाक सिर्फ ये नहीं है कि इखलाक आपने बोलना नर्म है या लहजा नर्म करना है, दरगुजर करना इखलाक है, माफ़ करना इखलाक है, आजिज़ी इखलाक है, किसी के लिए बढ़ के कुछ काम करना इखलाक है, किसी से नीयत के साथ आगे चलना और उसका काम करवाना वो इखलाक है, मामला फैमिली इखलाक है, सब्र तहम्मुल इखलाक है। मतलब इखलाक के बहुत से दर्जे हैं, और वो इखलाक मैं इस तरह कहूँगा कि इखलाक आजकल के दौर में इखलाक इतना ज़रूरी है कि जैसे यहाँ बंदूक काम नहीं करेगी वहाँ इखलाक काम कर लेगा, जहाँ गोली काम नहीं करेगी वहाँ इखलाक काम कर देगा। आपने खुदा न खास्ता कोई आपसे किसी से लड़ाई होगी है, कोई होगी, कोई बहुत बुरा काम भी हो गया, जब उसके घर में आप चले जाते हैं और माजरत करते हैं और इखलाक से पेश आते हैं, तो यार उसके सारे बंदों में, लेकिन कुछ बंदों में ये चीज़ जाएगी तो यार नहीं बैठो, इसकी बात सुनो, इसके वो सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए निकल आता है। तो इखलाक बहुत ज़रूरी है। साहब, ये जो आपने कहा दरगुजर बर्दाश्त हो, ये चीज़ें हम देखें अगर रोड पे निकलें तो हमें ज़्यादा जो लड़ाई हैं वो इसी बर्दाश्त या सब्र ना करने की वजह से या आला इखलाक का मुजाहरा ना करने की वजह से नज़र आ रही होती हैं कि बात छोटी सी होती है, लेकिन वो हमारा जो लहजा है, हम जो अल्फाज का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, वहाँ फिर एक्शन का रिएक्शन शुरू हो जाता है। मैं इसके बारे में भी एक मिसाल रियल वाक़या सुनाऊंगा आपको। 14 अगस्त का दिन था, 3-4 साल पुरानी बात है। मैं भी अपनी फैमिली के साथ निकला। 13 अगस्त की रात को जैसे लोग निकलते हैं, 0 पॉइंट पे हम जाके स्टक हो गए, जैसे बच्चे लोग निकलते हैं। तो एक मेरे से आगे एक गाड़ी थी, अंकल थे, तो वो चाह रहे थे कि मैं इस रश से निकल जाऊँ। वो मतलब फंस गए थे। उनका हमारी तरह ये नहीं था कि हमने 14 अगस्त में शामिल होना है, लेकिन वो फंस गए थे। उन्होंने कोशिश की कि वो किसी तरह रॉन्ग से या थोड़ी सी फुटपाथ के ऊपर से गाड़ी चढ़ा के अपनी गाड़ी निकाल ले। एक दफ़ा कोशिश की, कुछ हमारे ही छोटे भाई थे, बच्चे थे मोटरसाइकिल्स पे ना, तो उन्होंने उनको ना जितना उन्होंने निकलने की उतना उनको रोके, जितना निकलने की, आखिर में ना उन बच्चों ने उस बुजुर्ग से बदतमीजी शुरू कर दी। तो मैं नीचे उतरा, मैं यार आप लोग मनाने आए हो 14 अगस्त, पाकिस्तान का नाम रोशन करने हो, ये अच्छा ना काम रोशन कर रहे हो कि आप उसी बुजुर्ग को डांट रहे हो, इसको साथ गाड़ी हेल्प करो, इसकी गाड़ी निकलाओ, ये बेचारा फंस गया, ये इसने अगर 14 अगस्त नहीं मनानी है कि जरूरी जाना है, तो आप ये क्या तमीज़ है, ये क्या अखलाक है, क्या पाकिस्तान की खुशी मना रहे हो? तो पाकिस्तान की खुशी तो ये नहीं है, खुशी के बजाय आप तो लोगों को तकलीफ दे रहे हो। तो जब इखलाक तो है कि उसके साथ हेल्प करो, उसे निकालो। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ ये इखलाक, ये चीज़ की कमी क्यों है, इसकी वजह क्या है, पूरी दुनिया में इसकी मिसालें हमारे बिल्कुल अपोजिट क्यों हैं, मतलब वो लोग उनकी तारीफ़ें क्यों करते हैं? इसकी सबसे मेन वजह, इसमें मैं जिम्मेवार समझूंगा अपनी गवर्नमेंट को, एक गवर्नमेंट को नहीं, पूरी गवर्नमेंट को। क्योंकि हमारे यहाँ मैं इंशाल्लाह अगर चाहूँ, मेरे चाहने से या मेरी ख्वाहिश या मेरी ज़ाती एक कोशिश भी होगी, और मैं जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, जब उसकी हुकूमत आई है, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हम बिलावल साहब पीएम बने, तो ये मैं इम्प्लीमेंट इंशाल्लाह लाजमी करवाऊंगा भी कि सबसे पहले तालीम फ्री होनी चाहिए, मैट्रिक तक, जो पूरी दुनिया में रूल है, मैट्रिक तक हर, और तालीम सिर्फ उसके लिए फ्री नहीं होनी चाहिए, हर बच्चे के लिए फ्री होनी चाहिए कि जो बच्चा पाकिस्तान में पैदा हो, उसका नाम रजिस्टर्ड हो, उसका बेफाम हो, उसकी एक पे जाके उन माँ बाप को लाजिम हो के उस स्कूल में उस बच्चे को उसने दाखिल कराना है। अब बाहर के मुल्क में आप 3 दिन बच्चे को स्कूल ना भेजें, जब तो वो कोर्ट आपको बुला लेती है, पूछती है रीजन व्हाई यू आर नॉट सेंडिंग द चिल्ड्रन इन द स्कूल। तो हमारे यहाँ ये हमारी स्टेट की जिम्मेवारी है, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, जब हमारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो हम इम्प्लीमेंट करें। तो हर गवर्नमेंट का ये इशू है। अब ये होना चाहिए कि जो बच्चा पैदा हो, उसका नाम इंदराज हो, एक एज पे जाके उसको स्कूल में दाखिल हो, और उसकी और हर बच्चे, और अगर वो नहीं आ रहा तो पूछा जाए कि स्कूल क्यों नहीं भेजा जा रहा। फर्ज नहीं तो उसका आईडी कार्ड बेफाम कैंसिल किया जाए कि इसका आईडी कार्ड नहीं बनेगा जब तक ये मैट्रिक नहीं करेगा। एक रूल बना दिया जाए कि जब तक ये मैट्रिक नहीं करेगा इसका आईडी कार्ड नहीं बनेगा। तो वो हर बच्चे को और एक लेवल की तालीम दी जाए, एक लेवल की, तब ये जाके, ये तरबियत शुरू से ही खराब है हमारे मुल्क में, और खराब ही चलती रहेगी जब तक ये नहीं इस तरह का इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ऑब्वियसली एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों की तरबियत में जो पेरेंट्स का रोल है और साथ टीचर्स का, मैं चाहूँगी इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि वालिदैन या तो बच्चे का रोल मॉडल होता है या उस्ताद होता है,
अब जो माँ बाप करेंगे या जिस तरह से उस्ताद बात कर रहा है, जिस तरह से वो लहजा रख रहा है, ऑब्वियसली बच्चा उसको कॉपी करता है, फॉलो करता है। तो यहाँ पे पेरेंट्स के साथ साथ जो उस्ताद का, टीचर्स का जो रोल है बच्चे की तरबियत में, उसको मस्बत अल्फाज सिखाने में, उसके जो लहजे में नरमी है या गुफ्तगू का अंदाज है सिखाने में, जो टीचर का किरदार है, ज़रा उस पर भी रोशनी डालिए। टीचर का जो किरदार है वो भी उतना ही है जितना वालिदैन का है, बल्कि टीचर्स का शायद ज़्यादा हो जाता है कि टीचर्स ने 6-7 घंटे फुल टाइम देना है। वालिदैन तो 6-7 घंटे नहीं देते बच्चों को। सबसे पहली तो बुरी बात यह है, सबसे पहले मैं जो कहूँगा कि सबसे पहले इखलाक से पहले भी ना वक्त दें। जब आप वक्त देंगे तो आप ट्रेनिंग करेंगे ना, वक्त ही नहीं देंगे तो ट्रेनिंग कैसे करेंगे। तो टीचर्स भी हमारे यहाँ जो स्कूलों में फुकदान है वो सिर्फ पढ़ाई करा के अपना देख रहे होते हैं पीरियड पूरा, और वो उतनी देर में वो जो लेसन लेक्चर दे रहे होते हैं वो कंप्लीट हो जाए। जबकि टीचर का अपना अखलाक, बच्चे के साथ रवैया, बच्चे से एक बच्चे से पूछना, ये पुराने दौर में आया था, हमारे दौर में आया था बिल्कुल, कि एक बच्चे को फर्दर अगर वो थोड़ा सा वीक है या पीछे है तो टीचर बुला के उसको अकेले में पूछती थी कि यार आपका ये क्या मसला है, क्या मैटर है। अच्छा, टीचर को क्लास में जितने भी बच्चे हैं ना, हर एक बच्चे के बारे में मालूम होता था, कौन एवरेज है, कौन अच्छा है, किसके घर में क्या मसला है, कौन कितने बहन भाई हैं, इसके माँ बाप क्या करते हैं, सब कुछ मालूम होता था। बिल्कुल ऐसे ही, वो हमारे टाइम में बिल्कुल ऐसा होता था। पता होता था। हमारे वक्त में भी ना कुछ टीचर सख्त थी, कुछ नरम थी, कुछ बहुत अच्छी थी। तो जो टीचर्स अच्छी थी, इस तरह का रवैया था, उसके साथ बच्चे भी बहुत ज्यादा अटैच थे। और उस टीचर्स की वजह से बच्चे स्कूल भी आते थे कि यार हमने स्कूल जाना है, मतलब हमने वो पीरियड अटेंड करना है। और ये मतलब उस टीचर के अखलाक की वजह से, उसकी ट्रेनिंग की वजह से, उसकी पर्सनल एफर्ट की वजह से। तो टीचर्स का हमारे यहाँ बदकिस्मती से कासिम अली शाह साहब ने भी काफ़ी दफ़ा फरमाया कि टीचर्स की पहले ट्रेनिंग की ज़रूरत है, फिर उसके बाद बच्चों की ज़रूरत है। पहले टीचर्स की एक क्लास। जहाँ पे हम बात करते हैं टीचर्स की, अपनी ट्रेनिंग की बात की, तो मुझे याद है कि हम बात करते हैं कि पहले टीचर्स होते थे बाय चॉइस होते थे कि भाई मुझे उस्ताद बनना है। लेकिन अब क्या है कि अच्छा, जब तक कोई और नौकरी नहीं मिलती है, जब तक कोई और काम नहीं होता, तो चलो मैं टीचिंग कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तब मुझे बताएं, जहाँ पे ये मयार होगा उस्ताद का, वो फिर क्या सिखाएगा? कि मुझे भी याद है जब हम छोटे होते थे तो डेफिनेटली जब भी हम नई क्लास में या नई टीचर आती थी तो अब बारी बारी बच्चे को खड़ा करके, बच्ची को खड़ा करके पूछते थे कि आपका क्या मोटो है, मुस्तकबिल में आपने क्या बनना है। ज़्यादातर बच्चियाँ कहती थी हमने डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है। लड़के कहते थे हमने पायलट बनना है या हमने वो डॉक्टर बनना है। वो गिनी चुनी कुछ फील्ड्स एक जुमला जो मुझे आज तक इतराज़ है और कभी मैंने इम्प्लीमेंट नहीं देखा, बच्चियाँ कहती थी हमने डॉक्टर बनना है और मुल्क को कौम की खिदमत करनी है। मैं क्योंकि एक ऑफिशियल ड्यूटी पे भी हूँ, एक सियासी कारकुन भी और सियासी अटैचमेंट भी है, तो मेरे साथ मामलात आते हैं। कोई टीचर, कोई मैडम, कोई जेंट्स, कोई लेडीज़, कोई बंदा ऐसा नहीं है कोई दूर दराज स्कूलों में जाके उधर ड्यूटी करना चाहिए। अगर कहीं गलती से उनकी ट्रांसफ़र वहाँ हो जाती है तो पहले दिन से कहते हैं हमारी ट्रांसफ़र वापस करवाएं। चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो टीचर है, ये एक नहीं है कुछ। मैं कह रहा हूँ 100% यही चीज़ है। वो जो बच्चियाँ कहते थे ना बड़े होकर मुल्क को कौम की खिदमत करेंगे, वो एक दिन भी नहीं चाहते कि जहाँ उन टीचर्स या डॉक्टर्स की ज़रूरत है वहाँ वो वर्किंग करें और सर्व करें, और उन लोगों को वहाँ पे उनके फुट स्टेप पे आप वो उनकी कोशिश होती है कि हम अपने घर के नज़दीक हो, हम अपने ससुराल के नज़दीक हो, हम इस शहर के अंदर हो। तो ये चीज़ें हमें लाजम, ये खाली ज़ुबानी कहने तक ये मुल्क कौम की खिदमत करेंगे। कोई एक बंदा भी, कोई एक पाकिस्तानी भी जब नौकरी ढूंढता है और सियासी और सरकारी नौकरी की तरफ जाता है तो वो सूलर ढूंढता है, बस और कुछ नहीं ढूंढता। हमें खुद एज आ पाकिस्तानी खुद पहले ठीक होना पड़ेगा, फिर अपने बीवी, मैं ये अक्सर कहता हूँ कि मैं खुद ठीक हो जाऊँ और मेरी बीवी मेरी बात मान ले और मेरे बच्चे मेरी बात अगर मान ले तो मेरे लिए कामयाबी है। पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को, बाहर कोई माने ना माने, मैं ठीक नहीं कर सकता, पहले घर वाले तो मान ले। अगर ये मान ले तो आप मतलब मैं फर्दर वन बंदा अपने बीवी बच्चों को अगर ट्रेड कर ले तो उसकी दुनिया में कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी है। हमें ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद मजीद हम बात करते हैं। हालात वाकई बड़े मुश्किल हैं, लेकिन इस मुश्किल हालात में मस्बत रहना, और क्योंकि सोशल मीडिया का भी दौर है, बाकी भी सिचुएशन हमारे सामने, तो इसमें मस्बत रहना वाकई मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। इसका आखिरी टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे, मस्बत अल्फाज इंसान की शख्सियत में क्या नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं, किस तरह उसकी शख्सियत को निखार सकते हैं, सोच में तब्दीली कितनी ज़रूरी है, इस पर बात कर रहे हैं। मुदस्सिर साहब हमारे साथ हैं। मुदस्सिर साहब बताइएगा, हालात, मुश्किल हालात की हम बात करते हैं, लोगों से बात की जाए कि आपने मस्बत रहना है, आपने अच्छे अल्फाज का चुनाव करना है, तो वो कहते हैं हालात जिस तरह के हैं ना, इन हालात में मस्बत रहना या मस्बत अल्फाज का चुनाव जो है ना वो बड़ा मुश्किल है। पहले हालात को हम संभालें, यानी कि जो एक कशमकश, जो एक महंगाई की अगर मैं सिचुएशन की बात करूं
तो हर इंसान किसी ना किसी मसले परेशानी में पड़ा हुआ है। मुश्किल हालात के अंदर मस्बत रहना, अपनी सोच को मस्बत रखना, अपने अल्फाज का चुनाव अच्छा रखना जो है, क्या ये वाकई मुश्किल है या हमने एक ऐसी एक्सक्यूज रखा हुआ है? देखिए, एक जो हमारे पाकिस्तान में इखलाक की कदर गिरी है, वो मैं पिछली जो हुकूमत थी हमारी तब्दीली वाली, उसको 100% जिम्मेवार समझूंगा। जो आज कल इखलाक की कदर बहुत ज़्यादा गिर गई है। आप अक्सर देखें, मतलब उस सियासी इक़दार से हट के मैं चाहूंगी मैं कि उसका आप एक लफ्ज़ इस पे नहीं, वो सिर्फ एक करें। लफ्ज़ यूज़ करूंगा कि उसमें फ़र्क आया हमारे मुल्क के ना, मतलब कि घरों तक लड़ाइयाँ, बीवी खामन की, बेटे माँ की, बाप की, सियासी पार्टीज को लेके तो आप अच्छा, ना इससे पूछे, आगे तो हर चलते घर के अंदर ही में अच्छा, मसले इससे हैं। अब आगे चलते हैं। इखलाकी कदर का ना होना या अल्फाज का चुनाव अच्छा ना होना, या ऐसे सोशल मीडिया को भी जिम्मेवार समझा जाता है। सोशल मीडिया का जिम्मेवारी सिर्फ ये नहीं इस वजह से जिम्मेवार समझा जाता कि सोशल मीडिया में हमें वो ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं, लेकिन जब बच्चा फुल टाइम मोबाइल देखता है, जब आप उससे मोबाइल लेते हैं और उसका ब्रेन उस मोबाइल की तरफ ही होता है और उसको वो मोबाइल ही चाहिए होता है, तो तब भी वो बदतमीज़ हो जाता है। तब भी वो आगे से मतलब बाज़ औक़ात पहले आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा सा आराम से मांगता है, फिर जब उसको थोड़ी देर नहीं मिलता तो उसका, क्योंकि हम भी एडिक्ट हो गए हैं बड़े छोटे, तो वो जब एडिक्ट हो जाता है तो वो फिर बदतमीज़ी से मांगना शुरू कर देता है। तो ये इसका ये इम्पैक्ट मोबाइल का भी और सोशल मीडिया का ये असर हुआ है कि ज़्यादा देर मोबाइल देखने से भी वो बच्चा बदतमीज़ी की तरफ, मोबाइल के ऊपर जिस तरह का कंटेंट देख रहा है या वहाँ पे कंटेंट देखना एक सेकंड स्टेप है। पहले तो वो जो देख रहा है, चाहे वो अच्छा ही चीज़ देख रहा है, वो मोबाइल उसको देखना उसकी मजबूरी बन गया है। जब हम उससे मोबाइल लेते हैं तो वो मोबाइल लेना ही समझे पहली बदतमीजी की स्टार्ट शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद वो देख क्या रहा है। हाँ। हम कभी भी नहीं इतनी ड्यूटी कर सकते कि बच्चे के साथ जुड़ के बैठे हों कि वो क्या वो उसका मोबाइल देख रहे हो कि वो देख रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फिर जब हम साथ बैठे होंगे तो बच्चा कभी भी वो मोबाइल नहीं देखेगा। एक और बात है, मोबाइल पे कई ऐसी चीज़ें ना चाहते हुए भी निकल आती हैं, हमारे मोबाइल पे भी आ जाती हैं, एड्स ऐसी आ जाती हैं जिसपे गवर्नमेंट की सतह पे रिस्ट्रिक्शन या होनी चाहिए। इंटरनेशनल ऐसी चीज़ें हैं, इसमें सोशल मीडिया में ऐसी चीज़ें रोकी जा सकती हैं। और बड़े छोटे महंगाई का जो आपने बात की है, हालात का बात की, तो वो एक बर्दाश्त है, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में हमने देखा है शायद जो तनख्वाहदार तबका है वो तो शायद लाजमी इफेक्ट होता है क्योंकि उसकी एक लिमिटेड तनख्वाह है, लेकिन जो कारोबारी बंदा है, चाहे वो एक रेडी से लेके चाहे एक वो फैक्ट्री का मालिक है, उसने महंगाई अपने ऊपर नहीं आने देनी। उसके ऊपर जो पीछे से इफेक्ट आएगा वो आगे अगले जो अपना कस्टमर है अगले पे डाल देगा। जो फैक्ट्री वाला है वो होलसेलर पे डाल देगा, होलसेलर वाला दुकानदार पे डाल देगा, दुकानदार एंड यूजर पे आनी है आवाम पे, हम पे आनी है, और ऑब्वियसली सब डिस्टर्ब होने हैं। तो वो जो कारोबारी शख्स है वो डिस्टर्ब नहीं होता, सिर्फ नाशुक्री है। नाशुक्री है, उस नाशुक्री से अल्लाह ताला खुद फरमाता है। हम अभी देख रहे थे ये जो पेट्रोल की बात कर रहे थे कि पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया, और कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि 415 रुपए लीटर कोई डलवाएगा, और बल्कि इवन था कि 450 तक ना ये पहुंच जाए, यानी 500 क्रॉस करना चाहिए, वही ना तकरीबन यही हम सोच रहे थे, लेकिन वो 5 रुपए फिर से कम हो गया। तो लोगों को 5 रुपए का सहारा मिला। और अमेरिका का कोई सॉल्यूशन पाकिस्तान निकाल दे, इसमें हम बड़े पॉजिटिव है और पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल है। मैं जो बात करना चाह रही हूँ, जो महंगाई की हम कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि महंगाई है और एक उसको एक्सक्यूज बना लेते हैं, दिमाग पे सवार कर लेते हैं और कहते हैं कि हमसे मस्बत नहीं रहा जाता। इतने महंगे तरीन पेट्रोल के भी अंदर हमने सड़कों पे कमी नहीं देखी, हमने कुछ भी नहीं कमी देखी जी। आप रेस्टोरेंट में जाएं कोई कमी नहीं है, रोड में कहीं भी कमी नहीं है, कहीं भी। मतलब ये जो कौम है ये बड़ी तैयार है, बहुत बर्दाश्त, बस एक्सक्यूज रखती है कि वो कैसे रहे। नहीं, जो भी है उसने एक्सीलेटर दूसरे पे दे देना है, उसके ऊपर वो आना ही नहीं है। देखिए हर मजदूर ने भी अपनी मजदूरी बढ़ा देनी है। यस, इवन ये तो एहसान को लिया, आप चीज़ 2 गवर्नमेंट को गालियाँ निकालो, वो अपनी चीज़ का प्रॉफिट डबल कर लो। 2-3 गाली हो जी, ये तो गवर्नमेंट फलानी देंगी, इस तरह है जी, फलाना इस तरह है, अपनी चीज़ ऊपर कर लो बस। वो ये एक सिंपल कुलिया बन गया। हाँ। कोई भी कदर नहीं करता। आप मंडी में चले जाओ और आप रिटेल शॉप पे आ जाओ, आपको 100 रुपये का डिफरेंस तो वहीं आ जाएगा, वहीं पे बिल्कुल वहीं आ जाएगा। मैं ये गुजारिश भी करूँगा अपने पाकिस्तानी अवाम से कि आप कोशिश करें कि मंडियों तक पहुँचे, वहाँ से चीज़ बढ़े, और ये नॉर्मल दुकानदारों से बहस करें, बात करें। ये मेरी एक दफ़ा एक बहुत बड़े स्टोर में इस तरह का इत्तेफाक हो गया। मैं इत्तेफाक से मंडी गया तो उधर से कुछ चीज़ें ले आया, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो स्टोर से लेनी थी, वहाँ गया तो मैंने वहाँ वैसे ही विज़िट किया तो मैंने देखा
अंगूर जैसी चीज़ में 200 रुपये केजी का फ़र्क, सेम डे सेम आवर सेम आधे घंटे के डिफरेंस में। इसी तरह कुछ सब्जियों में 100 रुपये केजी। मैंने उसके मैनेजर को बुलाया, मैं कि यार ये देखो ये चीज़ें मैं लेके आया और तुम्हारे यहाँ पे ये रेट, और तुम ये कह रहे हो कि ठीक है, प्रॉफिट लेने को 10-20 रुपए ले लो यार। 200 पर केजी, मतलब 200 रुपया, मतलब जो मैं चीज़ 250 की लेके आऊँ यहाँ 450 की, मतलब कि आप बहुत सारे डबल रेट। यहाँ तो ना 2000 वाली की चीज़ के साथ 200 ले लो। आप तो बिल्कुल ही वो अच्छा लोग ले रहे हैं, बड़े बड़े मोजस बंदे, और मैं कि यार ये जब तक हम आप लोग बोलेंगे नहीं तो ये लोग, तो गवर्नमेंट बेचारी क्या कर सकती है? गवर्नमेंट की दुकान के ऊपर खड़ी तो नहीं हो सकती। रेट तो दे दिया ना, रेट लिस्ट दे दी, अब आगे तो हमने जरा रेट लिस्ट पे भी ना, रेट लिस्ट पे भी एक ये बड़ा गलत है कि उसके ऊपर क्वालिटीज लिखी है, अव्वल, दोम, थर्ड। तो अब वो अच्छा ये भी बड़ा मसला है, 100 दिए और 200 दिए और 400। तो ये अब आवाम को खुद बोलना पड़ेगा। जो रेस्टोरेंट सफाई नहीं देता, जो दुकानदार रेट नहीं ठीक देता, आवाम को बोलेंगे तो फिर ये जाके महंगाई कम, आधी महंगाई तो हम लोगों ने खुद यहाँ पे भी जरा ना बर्दाश्त की और सब्र की वो आती है कि अगर हम किसी को समझा भी रहे होते हैं, खुदा जैसे आपने कहा कि 200 रुपये ज्यादा उसने, यानी कि आधी आधी कीमत का डिफरेंस आ रहा हो, तो हम अगर किसी को समझा रहे होते तो हम उससे झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। हम प्यार से भी तो उसको समझा नहीं, मैंने बड़ी लहजा थोड़ा मेरा सख्त था, लेकिन अल्फाज का चुनाव बेहतर था और उसने फिर बात मानी, फिर रेट चेंज करवाए मैंने वहाँ पे। तो जब आप इस तरह कम्प्लीमेंट, और ये बात आप प्यार से कर सकते हैं, लाजमी नहीं आपने उसका सर खोलना है, लड़ाई करनी है। तो आप जब इखलाक से बात करेंगे वो सुन भी लेगा। आप जब बदतमीजी करेंगे वो करेगा नहीं करना यार। अब देखिए ना, ये पिछले दिनों का शायद आपको वाकया याद होगा, एक तो लाहौर में हुआ था, वो जो केले की दर्जन ली थी उस पर 30 रुपए का वो जो वाकया था। फिर ये पिछले दिनों जो रावलपिंडी में कुछ 1300 का वो वाकया, 12 के 1300 के ऊपर उस बंदे को किस तरह घसीटा गया और क्या उसके साथ वो किया गया, उसको उसकी जान तक ले ली। मतलब ये चीजें देखें ना, ये हमारे लहजे से, हमारे अल्फाज से, हमारे रवैयों से ये चीजें स्टार्ट देखें, स्टार्ट आपके तलफ़ुज़ लहजे से स्टार्ट होती है, आपके गुस्से से स्टार्ट होती है, तो उससे स्टार्ट होता है। तू ऐ करते, तू वो करते, तू इंज नहीं करना, तो उससे वो तरह से शुरू होगा ना। जो इफेक्ट हो रहा होता है, जिसका कत्ल या मर गया होता है और जिसने मारा होता है, दोनों बाद में पछता रहे होते हैं, दोनों बाद में पछता रहे होते हैं कि यार ये मैंने क्या कर दिया। फायदा तो किसी का नहीं ना। वो पछतावा जो कल आपने करना है या 10 दिन बाद करना है, उस टाइम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह ताला ने इसका हल भी बताया कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो तो शैतान आप पे हावी होता है, तो 2-3 दफ़ा पढ़ो और अपने आप को फूंक मारो तो वो आप पे हो जाएगा। गहरी सांस लो, थोड़ा सा सब्र के साथ। अच्छा, इसमें मेडिकली हल भी बताया है कि आप खड़े हो तो बैठ, चल रहे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो गए तो बैठ जाओ, बैठ जाओ तो लेट जाओ। मेरा अपना जाती तो ये है कि जब मुझे होता है मैं खामोशी इख्तियार कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए खामोश, मतलब मुझे पता है कि मैं इस अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकूंगा, तो खामोशी या किनारा कशी। क्योंकि मुदस्सिर साहब ये होता है, ये ऑब्वियसली बात है, इट्स नेचुरल कि हम गुस्से में होते हैं, हमें नहीं मालूम हम क्या बात कर रहे हैं, हमारा लहजा कैसा है, हमारे अल्फाज कैसे, ये ऑब्वियस सी बात है, हमें नहीं मालूम। मैं अक्सर तो ना, अगर कोई इस किस्म की मीटिंग या कोई मुलाकात भी हो ना, तो जब मूड में हो तो वो मैं कैंसिल कर देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जाना है तो मुझे गुस्से होना ही होना है, तो मैंने तो उस टाइम तो फिर वो उसको जब मैं हफ्ते बाद करता हूँ तो वो रूटीन मैटर होता है हफ्ते बाद, क्योंकि हफ्ते बाद और इतने मामलात हो जाते हैं कि वो मामला थोड़ा दब गया होता है। अच्छा, ये जो अच्छे अल्फाज है, मस्बत सोच है, गुफ्तगू में एक अपने जो ना नरमी रखना, ये प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो हमारे ऑफिशियल लाइफ है, जैसे वर्क प्लेस है, उस पर ये कितना मैटर करती है, कितनी ज़रूरी है? क्योंकि नॉर्मली हमें नहीं पता चलता, हम अपने कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ तू तड़ा से बात करना शुरू कर देते हैं, जब फिर सेल्फ रिस्पेक्ट तो सबकी इक्वल होती है। देखिए, अगर आप कारोबार हैं और एक काउंटर बैठे हैं तब भी इखलाक फर्ज है। जिस दुकानदार का इखलाक अच्छा है, आप देखेंगे वहाँ कस्टमर ज़्यादा जाएगा, चाहे वो चीज़ महंगी भी दे रहा है। ये बिल्कुल आजमाई हुई बात है 100% कि वो यार हमें डील बड़ा अच्छा करता है। इसी तरह कोई दोस्त जा रहा है जिसके साथ बैठ के इखलाक की बातें अच्छी, तो वहाँ बंदा ज़्यादा जाता है। जहाँ जाके इज्जत की खराबी होती है बंदा कोशिश करता है, कोई मजबूरन तो चला जाता है, अगर आ भी रहो सामने से बंदा का रास्ता बदल लो। अच्छा, ये भी एक हदीस शरीफ है कि उस शख्स, मुझे पूरी एग्जैक्ट तो लेकिन उस शख्स के, इससे बुरा शख्स कौन है कि जो लोग उसके गुस्से की वजह या उसकी बदतमीजी की वजह से उसकी इज्जत करते हैं। ये भी क्या है, ये एक हदीस में कि उससे बुरा शख्स कोई नहीं है कि जो लोग मजबूरन या उसके डरावे की वजह से, डर की वजह से उसके सामने उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये भी एक चीज़ है। तो कभी भी आप इखलाक से दिल नहीं जीत सकते, दिल नहीं जीत सकते। दिल तोड़ना इतनी बुरी बात है, क्योंकि अल्लाह ताला ने डायरेक्ट फरमाया कि मैं इंसान के दिल में रहता हूँ। तो इसका मतलब है कि अगर आप किसी का दिल तोड़ रहे हैं तो डायरेक्ट अल्लाह ताला को हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला दिल में रहता है। आगाज किया था हम तो दिन में पता नहीं कितनी बार दिलों को तोड़ते हैं, जोड़ना तो दूर की बात है। फिर बोल रहे वो ना, जोड़ना तो बड़ा दूर की बात है, हम पता नहीं कितना मैं कहाँ से लाऊं रोजाना एक नया दिल, मैं कहाँ से लाऊं
रोजाना एक नया दिल जालिमों ने तमाशा बना रखा है। वो सीरियसली बात यही है कि हम बात बात पे ये करते हैं। अच्छा, इस्लाम की जैसे आपने बात की, ऑब्वियसली इस्लाम भी हमें अच्छे इखलाकियात का जो है वो दर्स देता है, नरम गुफ्तगू के जो है वो हदायत करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सीरत मुबारक को हम पढ़ते हैं तो वहाँ से भी हमें देखिए कभी गुस्सा नहीं हमें नज़र आया। आपने इतनी नरमी के साथ, खूबसूरती के साथ माशाल्लाह से वो तमाम तर चीज़ें अपने, इवन जो आप पे पत्थर फेंकते थे आपने कभी वहाँ भी गुस्सा आपने नहीं दिखाया। वो खातून जो आप पे डेली कूड़ा फेंकती थी आपने उसकी भी इयादत की। मतलब हम आपकी सीरत को पढ़े तो हमें कहीं भी गुस्सा नज़र नहीं आता है। तो हम क्या अब आज हम अपने बच्चों को या खुद हमने सीरत मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना छोड़ दिया है, सिर्फ दुनियावी कामों में मगन हो गए हैं कि ये सारी चीज़ें हम पे हावी होना शुरू हो गई हैं? बिल्कुल, ये आपकी बात 100% मैं इत्तेफाक करूँगा कि वो जो इस्लामी और इखलाकी और हदीस की ट्रेनिंग हम अपने बच्चों को, मैं शायद मैं भी ना दे रहा हूँ, शायद आप भी ना दे रहे हो, और अक्सर माँ बाप बस पैसों के पीछे पड़ गया ना कि कारोबार बढ़ना चाहिए, बैंक बैलेंस मोबाइल ने हम सबको ना डिस्टर्ब कर दिया और हमारा टाइम ले लिया। हम खुद तो देख रहे होते हैं और अक्सर फजूल ही काम देख रहे होते हैं। कोई इतनी हम स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि शॉर्ट से शॉर्ट क्लिप हो, कोई बड़ा क्लिप आ जाए तो हम खुद को कर रहे होते हैं कि या वो फास्ट फॉरवर्ड का आजकल ऑप्शन है, वो सुनते हैं सेकंड। अच्छा, अब वो बच्चों की ट्रेनिंग अगर हम कुछ ले, अच्छा मैंने कुछ बहुत पहले अपने घर में 5 साल पीछे चले जाए, 10 साल पीछे चले जाए, तो मैं स्पेशली सुबह के टाइम उठते, नमाज पढ़ते, कुरान मजीद पढ़ते और उसका कम से कम 1 या 2 सफ़े का तर्जमा मैं खुद बच्चों को बैठ के सुनाता होता था। जो मैंने कोई महीना 2 महीना इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद आज तक मैं भी नहीं कर सका। तो ये चीज़ होनी चाहिए, कुरान मजीद का तर्जमा कम से कम आप खुद भी पढ़ें और बच्चों को भी सुना दें। और हदीस कोई एक भी छोटी सी हदीस 3-4 लाइन की होती है, एक आधा हदीस दिन को 5-10 दफ़ा सुना दें तो उनके जहनों में बैठ जाएगी। और बच्चों का सीखने का टाइम ही होता है, आप जो उनको देंगे वही आगे वो डिलीवर करेंगे, कल वो होंगे। हम अभी तक तो हमारे एज आ पाकिस्तान में हम काफ़ी सारी इखलाकी, समाजी और मामलात में फंसे हैं। इस्लामी चीजें है ना, ये हमने उलमा के ठेके में डाल दिए कि ये आप लोगों का काम है। अच्छा, उलमा भी बहुत से ना वो उन मसलों में पड़े हुए हैं कि जो मसले पीछे गुजर चुके हैं, उसमें हम कुछ चेंजिंग कर नहीं सकते। फलाने ने ये अभी हमने मतलब हमके पूरा आवे कावा ही बिगड़ा हुआ है। अभी आप करें कि उस बच्चे की मुसलमान की हमारी ट्रेनिंग कैसे हो सकती है, वो ट्रेनिंग करें, उलमा को चाहिए वो तरबियत करें, उन चीज़ों को लेके चले जिससे आगे कुछ बेहतर होना। पीछे जो हो चुका है, जब हम 1400 साल पैदे ही हुए थे, उस 1400 साल को आप माजी से सबक सीखें लेकिन उसको साथ लेकर ना वो करें जो कल हमने करना है। कल हमने करना है, अपने माँ बाप की अदब करें। हमारे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है माँ बाप के साथ बदतमीजी से बोलना। सबसे पहले जरूरी है कि अपने घर से माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ और बीवी बच्चों के साथ इखलाक से पेश आए। सबसे पहले आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, माँ बाप के साथ। हम तो माँ बाप को भी तू तड़ा करके बोल रहे होते, गुस्सा उनको कर रहे होते। देखिए, हम जब छोटे थे, हम 50 बार 100 बार कुछ चीज़ पूछते थे, वो हमें उसका रिप्लाई करते थे। आज एक से दूसरी बार अगर माँ बाप हमसे कुछ पूछ लेते हैं तो हम उनको किस तरह से आगे से शट अप कॉल देते हैं कि मतलब कि क्यों सर पे सवार हो रहे हो, बार बार क्यों चीज़ें पूछ रहे हो। इवन बहुत सारे आपके सामने भी हैपनिंग्स आई होंगी कि माँ बाप पे जो तशद्दुद किया जाता है, हाथ उठाया गया माँ बाप के ऊपर, बहुत सारे वाक़यात जो है वो आपके सामने। फिर बीवी बच्चों का आपने जिक्र किया, तो ये फैमिली जो हमारे करीब है, घर से बाहर तो चले वो बाद की बात है, पहले घर के अंदर हमारा इखलाक, हमारा लहजा, हमारे रवैये जो है वो इतने जो है ना वो ख़तरनाक हो चुके हैं कि हम इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहे, रिश्तों को रिश्ते ही नहीं समझ रहे। अच्छा, कुछ इसमें फिर दोबारा आ जाएंगे, सोशल मीडिया ने भी हमारा कर दिया। अब सोशल मीडिया पे अक्सर आप देखें तो वो दिखाया जाता है कि जी बेगमात खावन पे जुल्म करती हैं, काम करा रही होती हैं, वो कर रही होती है। कंटेंट ऐसा बनाया जाता है। अच्छा, वो कंटेंट क्यों बनाया जाता है कि लोग देखना चाहते हैं, हालांकि हकीकत में इतना नहीं है, इतना नहीं है। 90% ऐसा नहीं है। कोई होंगे बेचारे ऐसे, होती है, कोई होंगे बेचारे, कोई 5-10% ऐसे जिस इस जुल्म का शिकार होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से 90% शायद हो 5-10, लेकिन मैंने नहीं कोई ऐसे देखे। लेकिन जितना जुल्म बताया जाता है, जितना बेगम को जालिम या बेगम को जी बेगम बैठी है और खामद इस तरह कर रहा है, मतलब इवन बुराई की आदत तक है कि खामन बैठा बेगम के पाँव दबा रहा है। तो ये सोशल मीडिया पे भी जो सिर्फ व्यूज़ देखने के लिए, अब व्यूज़ भी वो क्यों देखते हैं कि वो बंदे करते हैं जिनको व्यूज़ से पैसे अर्न हो रहे होते हैं, जो वो पैसे अर्निंग के लिए इस सतह तक गिर जाते हैं। देख आप रहे हैं, बिगाड़ आपके घर में आ रहा है, पैसे वो ले जा रहे हैं, पैसे वो लेके जा रहे हैं, और वो इस हद तक गिर जाते हैं कि मतलब इस तरह की चीज़ हरकतें, और ये ट्रेनिंग हो रही है।
और इसको हमारे लोग देखते भी ज़्यादा है और ये वाला कंटेंट चलता भी ज़्यादा है मजबूरन, ये भी अच्छा, बड़ा मसला मैं है। देखिए एक हमारे बड़े नामवर यूट्यूबर हैं अनफॉर्चुनेटली, और लोग उनको मिलियंस में फॉलो कर रहे हैं और वो ऑब्वियसली वहाँ से जो करोड़ों कमा रहे हैं वो तो उनके घर जा रहे हैं। उनके व्लॉग के अंदर वो जो अपनी फैमिली से जिस तरह बात करते हैं, अपने माँ बाप को वो जिस तरह से मुखातिब करता है, ओए ये इस तरह। आपने मेरे दिल की बात कर दी। तो मैं समझ के आप जहाँ समझ पहुंचे, गए ना मैंने मेरे दिल की बात कर दी। और ये मैं कहता हूँ, ये मैं काफी बंदों को कहता हूँ कि यार इस बंदे को तो बोलने की भी, स्पेशली माँ बाप के साथ बोलने की तमीज नहीं। अक्सर आप उसकी वो देखें रील तो आपको नजर आएगा कि यार ये माँ बाप से कैसे बोल रहा है, बहन को कैसे बोल रहा है, बेगम से कैसे बोल रहा है, और लोग उसके मिलियंस में फॉलोअर हैं और फैमिलीज हैं ज्यादा, मतलब लेडीज और बच्चे ज्यादा हैं, मर्द इतने नहीं है उसके फॉलोअर, फैमिली ज्यादा है। मतलब अल्लाह खैर करे, हम पता नहीं वो कहाँ देखे जा रहे हैं, हैं। करीब पैगाम जा रहे हैं, आप हमारे नाजरीन को कोई एक आधी एडवाइस कर दे कि हम किस तरह से मस्बत रहना शुरू करें। देखिए सबसे पहले सबसे पहले सच न्यूज़ का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपके प्रोड्यूसर का शुक्रिया, आपने मुझे फर्स्ट टाइम अपने प्रोग्राम में आने का मौका दिया और बोलने का मौका दिया, और मैं उम्मीद करूंगा आइंदा भी आप इंशाल्लाह मौका देंगे। इंशाल्लाह। मैं इखलाक 24 आवर फ़र्ज़ है, मैंने पहले भी गुजारिश की कि इखलाक हर मुसलमान पे, बल्कि हर इंसान पे 24 आवर फ़र्ज़ है। और इखलाक से आप जो माज या जंग या जो चीज़ दिल जीत सकते हैं वो कभी भी आप बदमाशी से नहीं जीत सकते हैं या गुस्से से नहीं जीत सकते। किसी के दिल में आपने जगह करनी है तो आपने अच्छे अल्फाज के चुनाव, प्यार मोहब्बत, जी जान और इखलाक से। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब आपके वक्त का। नाज़रीन ऑब्वियसली अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं, किसी के दिल में घर जो है वो करना चाहते हैं, अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, कोई मुद्दा है आपका वो मनवाना चाहते हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट जो काम आप इखलाक से कर सकते हैं, अच्छे अल्फाज से कर सकते हैं, वो कभी भी आप ज़ोर आजमाई से, आप पावर से वो चीज़ नहीं करवा सकते। हो सकता है किसी हद तक आपका कोई काम हो जाए लेकिन वो लॉन्ग टर्म देर पार नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि रिश्तों में मजबूती रहे, आप गैर मौजूदगी में भी आपकी वाह वाह हो, लोग आपको याद करें, आपको मिस करें आपकी कंपनी को, तो उसके लिए आपको आला इखलाक का मुजाहरा करना होगा, अच्छे अल्फाज का मुजाहरा करना होगा। एक फैमिली, जो एक गैदरिंग, एक ताल्लुकात है, चाहे वो घर में या घर से बाहर है, वो मजबूत करना होगा, तभी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।